अल्टरनेटिवली डेट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट अपना आप लोग याद रखना है ना, क्योंकि आप लोग का एग्जाम एक एक मतलब आप लोग का जो होता है सिलेबस वो अल्टरनेटिव डेज पे होता है ना। तो आज तो मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, जितना कवर होगा उतना तक, है ना। हाइपोथेसिस कवर हो जाएगा आप लोगों का, हाइपोथेसिस में आपको पढ़ाऊंगी। इसके बाद आपका स्टडी डिजाइन होगा, रिसर्च डिजाइन क्या होती है, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक्सेल रिसर्च हो गया, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो मैं आप लोग को आज यहाँ तक पढ़ाऊंगी, हाइपोथेसिस में आपको पढ़ाऊंगी, और एक्सपेरिमेंटल ऑफ डेटा, ठीक है। वेरिएबल मैंने आप लोग को पढ़ा दिया सेकेंड यूनिट में से, ठीक है। आपका फर्स्ट यूनिट में हाइपोथेसिस और सैंपलिंग बचा है, ऊपर की चीजें हो चुकी है, रिसर्च प्रॉब्लम आपका हो गया है ना, हाइपोथेसिस और सैंपलिंग बचा है। वेरिएबल मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, रिसर्च डिजाइन में आपको पढ़ाऊंगी। इसमें जो आपके सिलेबस में दिया है वो लाइन से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना। मैं आपको रिसर्च जो लाइन से है स्टेप बाय स्टेप वो पढ़ा रही हूँ, है ना। तो आज आपका वेरिएबल हो गया, हाइपोथेसिस पढ़ा के मैं आपको रिसर्च डिजाइन पढ़ाऊंगी। सैंपलिंग से आपको मैं यहाँ पर जो है वो दूंगी, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट बनाओगे, मैं आपको बता दे रही हूँ, सब लोग अपना प्रोजेक्ट लिख लो, ठीक है। कितने लोग आए हैं आज क्लास में? ठीक है, अंकिता से स्टार्ट करती हूँ। अंकिता, मैं नाम लूंगी, आप लोग अपना टॉपिक लिख लेना, आपका कौन सा टॉपिक है, और वो टॉपिक के साथ मुझे प्रेजेंट हो गए आप लोग विद द डेट, ठीक है। यस मैम। हेलो, ओके, हाँ जी चलिए। जी। तो स्टार्ट विथ अंकिता, ठीक है। टॉपिक का नेम मैं आपको बोलती हूँ और डेट बोलती हूँ। आज कौन सी डेट है? आज आज 27 27। है ना। आप लोग की क्लास नेक्स्ट होगी 29 को, आपकी क्लास होगी, है ना। तो 29 को अंकिता आपकी टर्न है, आपको यस। बताना है डेटा कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब जब आप स्टेप थर्ड पे आओगे हिंदी वाली बुक में, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, कि हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, है मैम ना। इसको किस तरीके उसमें से कौन कौन बनाना से, है ये भी बता दीजिएगा। हाँ हाँ मैं बता दूंगी, और ज्यादा होगा तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ पूछ भी सकते हो। देखो, ठीक। आपकी स्लाइड मिनिमम 5 पेज की होना चाहिए, मैक्सिमम 10 होनी चाहिए, ठीक है। आप पीपीटी बना सकते हो, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक है। प्लेन पेज A4 साइज होना चाहिए। आपको पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझानी है, थ्योरी पूरा पढ़ के आओ, पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाओ। और जब आपको क्लास में समझ में नहीं आएगा, जो भी समझाएगा इंसान, तो मैं आपको उसी को दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। तो वो करना है आपको। लेफ्ट जो करेंगे उनको तो मिलेगा ही, आप लोग ये सोचो लेफ्ट करके हम जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो मिल जाएगा टॉपिक, चिंता मत करो। आपको डेटा इंस्ट्रूमेंट बनाना है अंकिता, इसमें आप यस ऑब्जर्वेशन का यूज करते हो, ठीक है। जी। आप कौन कौन से डेटा यूज करते हो, पहले आपको वो बताना है। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है वो बताना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है ये बताना है। बस आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा लिख लो, आपको ये बताना है, दो चीजें, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी डेटा और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये आप बताओगे, ऑब्जर्वेशन दो टाइप की होती है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यस सर्वे, सर्वे मेथड आप बताओगे, सर्वे मेथड के टाइप बताओगे, कौन कौन उसके लिमिटेशंस क्या है वो बताओगे, कॉन्टेक्ट मेथड बताओगे, मेल क्वेश्चनर्स, ठीक है। मतलब हम डेटा कलेक्ट करने के लिए जो जो चीजें यूज करते हैं, ठीक है, उसमें आपको जी। क्या क्या बताना है। वहां तक ऑब्जर्वेशन हो गया, कॉन्टेक्ट मेथड और ये, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंटरव्यू, है ना। तो अंकिता आपका ये हो गया। नेक्स्ट है अभिजीत दास। अभिजीत दास आपने अपनी कॉपी दी है टेस्ट की? मैम मैं तो ब्यूटी दास हूँ ना, दे दी हूँ, उसी दिन दी हूँ रात हाँ को। दे दियो ना, हाँ वही मैंने, आप नाम तो लिखा है मैंने, लेकिन आपने अजीत नाम से प्रेजेंट किया ना, इससे मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। तो हाँ ब्यूटी ओके। आपको, आपको भी 29 को प्रेजेंट करना है, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा। अंकिता आप इंटरव्यू तक प्रेजेंट करोगे, इंटरव्यू क्या होता नहीं, आप कहाँ तक करोगे मैंने आपको बताया, कॉन्टेक्ट मेथड मैं तक। अच्छा, आप ये जो ब्यूटी, कलेक्शन डेटा आप बोले हो तो इसमें ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ये आएगा ना, बस इतना ही है। हाँ तो मैं बता रही हूँ उसमें और चीजें हाँ। भी हैं ना, सर्वे मेथड के अच्छा थ्रू भी हम करते हैं। तो अच्छा। आप ऑब्जर्वेशन क्या होता है,
ठीक है, वो उसके टाइप बताओगे। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है आप हिंदी वाली बुक से कंसीडर करो, इंग्लिश बुक, दोनों जी। में दिया है केवीएस मदान की, ठीक है। और सर्वे मेथड आप बताओगे। मेल और मेल क्वेश्चनर क्या होता है वो बताओगे। ब्यूटी दास आप बताओगे इंटरव्यू क्या होता है और क्वेश्चनर क्या होता है, ठीक है। कलेक्शन इंटरव्यू ऑफ और डेटा में इंटरव्यू, इंटरव्यू और क्वेश्चनर, क्वेश्चनर बोलते हैं प्रश्नावली सर्वेक्षण, ठीक है। तो इंटरव्यू भी, इंटरव्यू के टाइप है, ज्यादा हो तो हिंदी वाली बुक में अध्याय चैप्टर 2 में दिया हुआ है, आप लोग पेज नंबर छाट लोगे, ठीक है। आया समझ में? ये भी आपका कौन से वाले उसमें है, थर्ड स्टेप में ही है। आया ब्यूटी समझ में टॉपिक का नाम? मैम और एक बार बोलिए ना, इंटरव्यू और इंटरव्यू और क्वेश्चनर, अच्छा ओके ठीक ठीक है। है ठीक ओके, है, ठीक है, डाटा कलेक्शन चलिए। में ही आए। हाँ, ओके ओके मैम। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हमारे धर्मवीर सर, ठीक है। धर्मवीर सर आप हैं क्या? जी मैम हूँ मैं, हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आप 30 को फ्री हैं? 30 तारीख को फ्री है, हो जाएगा। जी, ठीक है। तो 30 को आपको प्रेजेंट करना, सॉरी नहीं, 30 को तो आप करें, एक एक दिन का उसमें है ना ऐड में। तो हाँ, आपकी 1.5 घंटे क्लास होती है, आप भी 29 को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है सर? 29 सैटरडे 30 है ना? नहीं, सैटरडे नहीं है, 29 क्या है? हाँ, 29 हाँ सैटरडे है, ठीक है ना। सैटरडे ही तो है। अरे कोई उस दिन प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो नेचुरोपैथी के लिए नहीं जाना है हम लोग को। हाँ सैटरडे को अच्छा, शायद हाँ शायद ही मैम। क्लास होगा, ये बोली थी बोले थे सर ने। नहीं नहीं, लेकिन मैडम को तो होगा अच्छा। ना, वो सर का नहीं होगा क्लास। उस दिन लेकिन सर क्या की क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास शाम को होती है 5:30 बजे, है ना। उस दिन नेचुरोपैथी के लिए जाना है मेरे को तो। अच्छा, आप बता दीजिए हाँ, मेरे तो को। नेचुरोपैथी के लिए आप सुबह जाओगे ना। हाँ हाँ, मैं मेरे को सर से बता बात दीजिए। कर लूंगी, मैं सर को फिक्स टाइम बोलूंगी, क्योंकि देखिए आप लोग का थ्योरी करना मुझे जरूरी है। नहीं ना, तो आप मैं मेरे को सर बता से पूछ दीजिए। लूंगी, जी जी। है ना। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको क्या करना है, व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की डेफिनेशन। नीड ऑफ सैम्पलिंग आपको नहीं करना, इतनी जरूरत नहीं है कि हमको सैम्पलिंग करना है, तो आप पॉइंट में कर सकते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग क्या है, नीड क्या है उसकी, ठीक है। और टाइप ऑफ सैम्पलिंग, है ना, दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 4 टाइप है, नॉन प्रोबेबिलिटी में 4 टाइप है, ऐसे कुछ टाइप्स है, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी उसके टाइप करने हैं, ठीक है सर। जी मैम, ये मिलेगा कहाँ से मैम? ये बुक है केवीएस मदान की, हिंदी वाली भी है, इंग्लिश वाली भी, जो आपको अच्छी लगे उसमें बना सकते, अच्छा अच्छा, तो ये पेज, अच्छा ठीक है। चलिए मैं कर लूंगा, देख लेता हूँ। जी जी। ये चैप्टर 2 में है, ठीक है। और स्टेप चैप्टर 2, नंबर 4 है रिसर्च का, ये भी लिख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप 4 है रिसर्च का हाँ, ना? हाँ, सिलेक्टिंग मीनाक्षी दीदी मैं सैंपल्स कुछ नाम है। बोलूं? हाँ, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर अगले हफ्ते कर दो तो, क्योंकि एक्चुअली कल आयुर्वेदा का भी प्रेजेंटेशन देना है, तो फिर इतनी प्रिपेयर अच्छा, नहीं हो तो पाऊंगी। कल है आयुर्वेदा का अच्छा, तो प्रेजेंटेशन। आयुर्वेद की प्रेजेंटेशन कल है। देखिए एक्चुअल क्या हाँ, है, आप लोग का सिलेबस फिर नहीं हो पाएगा, है ना। नहीं मतलब बस तो संडे छोड़ आयुर्वेद के, की, अब जो नेक्स्ट क्लास आयुर्वेदिक की होगी ना। प्रेजेंटेशन सबकी है क्या? हाँ सबकी है। सब लोग ने नहीं बनाया, अभी किसी ने नहीं बनाया है। तो बन गए वो हैं, 2 दिन लेकिन का डिवाइड होगा। हाँ, जिनका सैटरडे को होगा वो कल वाली ये फ्राइडे मत करना फ्राइडे है आयुर्वेदिक। मैम का, फ्राइडे। हाँ तो वही कह रही, मीन्स आप लोग का अभी रिसर्च का एक सैटरडे दिन का बोल रहे हैं गैप ना, है। तो हाँ तो फ्राइडे वाले में हाँ, आप लोग मत करिएगा, हम लोग कर लेंगे। जिनका सैटरडे को नहीं होगा रिसर्च का, बाकी आप लोग सैटरडे को रिसर्च करके नेक्स्ट डे कर लीजिएगा। ठीक है। तो मुझे आप हाँ बता ठीक। दो 29 को अवेलेबल कौन है, ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। कौन कौन मैं है हूँ ना अवेलेबल मैम, 29 को? हाँ, ठीक मैं है, हूँ आप मैं हूँ। सैंपलिंग करेंगे। ब्यूटी दास आप कर लोगे ना इंटरव्यू क्वेश्चनर? मैं कोशिश करूंगी मैम। कोशिश नहीं, करना ही है, ठीक है। ठीक है। चलिए, ठीक है। 29 को अंकिता की जगह कौन प्रेजेंट करेंगे? जल्दी बताइए भाई। प्रेरणा आप प्रेजेंट कर लोगे अंकिता की जगह? नहीं मीनाक्षी जी, मुझे भी कोई बिलासपुर नहीं, जाना मैं है कर अभी। लूंगी, कोशिश करूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि हो जाए मेरा, मैं कर देखिए लूंगी, रहने आपके पास पूरा दीजिए। फुल डे का टाइम है, कल की हाँ प्रेजेंटेशन करने के ठीक है, बाद मैं आज ट्राई सुबह करूंगी। 5:30, है जी। ना।
आप ये कर सकते हो कि आप उस दिन प्रेजेंटेशन के दिन आप बाद में दे सकते हो, है ना, मतलब 3rd नंबर पे आप कर सकते हो, सर के बाद कर ठीक सकते हो या ठीक वो, ठीक है। ठीक। ओके चलो, मैम ठीक है, तो मैं सर नहीं का सुन होगा पाई, लेट में ज्वाइन हुई, तो टॉपिक दिए हो क्या? क्या? तो नहीं अभी टॉपिक नहीं, दिए दे रही हूँ, हो? दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, धर्मवीर सर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आप करेंगे, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कल्याणी सरकार करेंगी, ठीक है। आपको केवल एक ही यस मैम, समझाना है सर, यस मैम। ठीक है। जी मैम, जी मैम। प्रोबेबिलिटी बस समझाना है। कल्याणी सरकार आप करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग 29 को ही, है ना। यस मैम। आप लोग, हाँ देखिए, आपके पास, सबके पास, हमारी पूरी क्लास जो होती है 1.5 घंटे की होती है, सबके पास मैक्सिमम 15 मिनट, ठीक है। 15 चौको 60, मतलब 1 घंटे का मिनट आप लोग के पास 1 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 मिनट सभी के पास रहेंगे, अच्छे से प्रेजेंट करिएगा। चलिए, ये हो गया मेरा कल्याणी सरकार नॉन प्रोबेबिलिटी ना मैम? हाँ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है वो बताओगे आप। सैंपलिंग अच्छा डिजाइन का निर्धारण हम कैसे करते हैं वो बताओगे आप, ठीक है। डिटरमाइनिंग सैंपलिंग डिजाइन, ठीक है, जी मैम। ये लिख लो। ये भी उसी पेज में नीचे आपको नॉन प्रोबेबिलिटी के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चलो। तो 6th स्टेप के पहले तक जितना है ना कल्याणी, आप नॉन प्रोबेबिलिटीज लेके वहां तक आप कंप्लीट कर लो, 6th स्टेप के पहले तक, ठीक है। वो पेज हिंदी वाला देख लेना, ठीक है। ओके। चलो, नेक्स्ट है कलेक्टिंग डेटा, स्टेप 6, ठीक है खुशबू। यस मैम। हाँ, तो स्टेप 6 जो है वो स्टेप 3rd की तरह, हम कैसे कैसे चीजें कलेक्ट करते हैं वही चीज आपको बताना है यहाँ पर। लेकिन आप ये मत बताओ, ये बहुत सिंपल चीज है, ये समझ में आ जाएगा। तो एक आप काम करो, आप ये भी बताओ स्टेप 6 क्या होता है, ठीक है, लिख लो। यस मैम, राइटिंग। हाँ, ठीक है, क्या नाम है खुशबू, एक सेकेंड, यस मैम। मैंने आप लोग के नाम लिखे ना। आप करोगे नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट, कौन से डे पे क्लास होगी आपकी, 29 के बाद 31 को, है ना। 31 नहीं होती मेरी क्लास आपकी, 1 को होगी, 1 मार्च, सॉरी 1 फरवरी को। यस मैम। फ्री हो मैम, आप 1 फरवरी को? यस मैम, मैं फ्री हूँ, हो जाएगा। हाँ, मैम, मेरे को इसमें स्टेप 6 एक्सप्लेन करना है और कलेक्टिंग डेटा समझाना है ना? हाँ, वही स्टेप 6 वही है, कलेक्टिंग डेटा, हाँ, ठीक है। स्टेप 6 कलेक्टिंग डेटा, ठीक है, ठीक है। स्टेप 6 आप समझाओगे, इंग्लिश हिंदी दोनों बुक देख लेना, ओके। ओके, ठीक यस है। मैम, थैंक यू मैम। इस क्योंकि हिंदी बुक में कम लिखा है, इंग्लिश बुक में अच्छे से लिखा होगा, देख लेना। अब आते हैं स्टेप 7 में, ठीक है। किरण शर्मा जी आप हैं? यस मैम। ओके, किरण पाठक कौन है फिर? मैम आईडी मेरा किरण शर्मा से, मैं ही हूँ किरण पाठक। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप प्रीवियस क्लास में नहीं हो ना, इसलिए मैंने आपको पूछा, ठीक है। तो किरण पाठक जी आप करेंगी सेम डे, मतलब 1 को ही प्रेजेंट करोगे आप भी, ठीक है। स्टेप 7 है आपका। स्टेप नंबर 7 में आपका आता है प्रोसेस एंड एनालिसिंग डेटा, जिसमें एडिटिंग, कोडिंग, ठीक है, कैसे कैसे करना वो आप बताओगे। एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एक सेकेंड रुक जाइए। तो स्टेप 7 हिंदी वाली बुक आप प्रिफर कर सकते हो और इंग्लिश वाली बुक भी प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 7 थोड़ा बड़ा है, अच्छे से देखना, ठीक है। मैं बता देती हूँ कहां तक आपको देखना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग छोड़ दो आप, जी मैम। ठीक है। जी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग छोड़ दो आप। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पहले तक 7th स्टेप में जो है वो आप करके लाओगे, मतलब कहां तक, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस तक आप करके आओगे, ठीक है। जी मैम। हाँ, क्या आएगा मैम, लिख एक बार लीजिए। और बता दीजिए तो। हाँ, आपको ना स्टेप 7 करना है, ठीक है। मेनली आप जिस चीज पे ध्यान देंगे वो है आपका कोडिंग, ठीक है। एडिटिंग, लिख लीजिए। एडिटिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, ठीक है, और टेब्यूलेशन, ये आपको मेन चीजें बतानी है, ठीक है। आया? ओके मैम, आ गया। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करके डेटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक तो क्वालिटेटिव होता है, तो वो आप कैसे करोगे वो भी आप बताओगे, है ना।
तो अच्छा मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर में स्प्रेडशीट किसको आती है? आती है किसी को? नहीं आती है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट वो मैं आप लोग को बता दूंगी जब फोर्थ सेमेस्टर का आपका काम होगा, फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। डेटा एनालिसिस यूजिंग कंप्यूटर, ये भी आप बताओगे किरण, ठीक है। कि कंप्यूटर बस वो थ्योरी है, आपको बस पढ़ के थोड़ा सा बताना है उनको, क्या चीज को ठीक मैम? है। जी। कि हम डेटा एनालिसिस कंप्यूटर के थ्रू कैसे करेंगे, डेटा। जी। ठीक है, ओके। ओके अब मैम। आते हैं नकुल। नकुल आपकी फर्स्ट क्लास है? हेलो, नकुल लोनिया के नाम से जो भी है माइक अनम्यूट करें। नकुल, आवाज आ रही है? चलिए नीलू सोनी जी आप माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। आप करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। हाँ। और टेस्टिंग एरर कौन कौन से होते हैं, हाइपोथेसिस के एरर 2 होते हैं, ठीक है। वो आपको करके लाना है, ठीक है। हाइपोथेसिस के सेकंड टॉपिक क्या बोले? हाइपोथेसिस के एक बोले आप हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग। हाँ, टेस्टिंग और हाँ, ठीक है। और हाँ। एरर्स होते हैं, ठीक है। टाइप 0 टाइप 1 ऐसे करके एरर्स होते हैं, वो पढ़ोगे आप। ओके जी, ओके। हाइपोथेसिस एरर, ठीक है। ये हाँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। आप इसके लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हो पढ़ाने के लिए बच्चों को। बुक से तो आप पढ़ाओ, ट्राई करो कि हम्म। यूट्यूब से आप देखो, है ना, हाइपोथेसिस हम्म। एरर के बारे में। ओके जी, उसका ओके। एक डायग्राम है, उसको आप प्रीफर करो। आप लोग डायग्रामेटिक बनाओ, है ना, तो चीजें ठीक समझ है में आएंगी, ठीक जी। है, ओके। अब आएंगे जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। तो पायल के भगत आपकी पहली क्लास है? नहीं मैम, पहली क्लास नहीं है मेरी। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ। हाँ हेलो। बताइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जी। पायल जी। आपको आपको जो करना है आप क्या करिए, एक सेकेंड। ओके। किरण जी मैंने आपको डेटा एनालिसिस का बोला था ना, कंप्यूटर वाला, यस मैम। आप उसको छोड़ दो, ठीक है। जी मैम। ओके। बाकी उसके पहले का टेबुलेशन तक आप कर लो, ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है। पायल अब आप देखो, यस मैम। टेबुलेशन के बाद हिंदी वाली बुक में ओके। एनालिसिस ऑफ डेटा लिखा हुआ है ना। ओके मैम। आवाज आ रही है? हाँ। यस मैम, आ तो रही है। एनालिसिस ऑफ डेटा में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और ओके। कंप्यूटर, ठीक है। ये क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, ओके। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और कंप्यूटर बेस्ड डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर। ठीक है, ओके। ये आप करके कंप्यूटर। आओगे, ओके। ओके मैम। ठीक है, ओके। चलिए प्रेरणा, जी मीनाक्षी जी। एक सेकंड को। पायल आप वो भी करना, जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, ओके। जनरलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं उपकल्पना, और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ओके 3 मैम। टॉपिक है, तीनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए आपको 3 टॉपिक दी हूँ। चलिए, जनरलाइजेशन और क्या बताया मैम आपने? इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। ओके। ठीक ठीक है। है मैम। अब प्रेरणा, जी स्टेप नंबर 8 है, ठीक है। स्टेप नंबर, अच्छा एक सेकंड, डेट आप लोग, डेट मैंने नहीं बताया ना। 1 तारीख हम्म, को जी मैम। खुशबू आप करोगे प्रेजेंट, ठीक है। यस मैम। किरण पाठक जी प्रेजेंट करेंगी 1 तारीख को। जी मैम। और नीलू, नीलू जी आप प्रेजेंट करोगे 1 तारीख को, ठीक है, यस मैम। जी। ओके। इसके बाद आपकी क्लास है 3 तारीख को, तो 3 तारीख को प्रेजेंट करेंगी पायल, ओके ठीक मैम। है। पायल आप 2 डेट के लिए तैयार रहना, 1 तारीख को भी आपकी टर्न आ सकती है या 3 को भी आ सकती है, अगर ये लोगों ने जल्दी कर दिया तो, ठीक है। मैम जैसे 3 तारीख को ही रहेगा तो चलेगा। एक्चुअल में क्या वो केस की सुनवाई है, तो अच्छा अच्छा, ठीक है, में मौजूद रहेंगे। ओके, ठीक है, 3 को ही कर दो आप, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, 3 को हो गया। अब आते हैं हमारे पास प्रेरणा जी। प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, एक सेकेंड, है ना, जी 3 को आपको भी करना है। एक तो मैं, मेरे को लग रहा है कि मार्च चल रहा है, एक्चुअली 4 फरवरी रहा है, ठीक है। स्टेप 8 में आप आओगे, अपना अपना सब लोग टॉपिक लिख लेना भाई, वैसे तो मैं लिख रही हूँ। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो रिसर्च का हम्म, जो फॉर्मेट होता है ना, कि हम रिसर्च को कैसे लिखते हैं, उसका ब्रॉड डिवीजन क्या होता है, फिर उसमें हमको क्या क्या चाहिए होता है, मतलब उसका जो फॉर्मेट होता है, रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट, ठीक है, हम्म, वो हम्म, आपको समझाना है, ठीक है। और फॉर्मेटिंग स्टाइल की क्या क्या होगी,
और रिसर्च में जो हम लिखते हैं ना, मतलब एमएलए और एपीए यूज करते हैं, वो आप बताओगे, ठीक है? नहीं नहीं, उसको रहने दो, वो रेफरेंसिंग कोई और बता देगा। मैं देखती हूँ बचेगा तो मैं आपको बोलूंगी। तो आप जो फर्स्ट पेज है, मतलब जो इसका, ठीक है, फॉर्मेटिंग स्टाइल और रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट, इतना आप बताओ, ठीक है? जी। हाँ, अब इसके बाद आ जाइए पेपर फॉर्मेटिंग और टाइटल पेज, ठीक है, स्टाइल ऑफ रेफरेंस। आप एक काम करो, टाइटल पेज तक बना लो प्रेरणा, ठीक है? टाइटल और कौन कौन सी? देखो, एक तो होता है फॉर्मेट, ठीक है? फॉर्मेट में हाँ। पूरी चीज, जैसे मैंने आप लोग को टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ाया था तो सारी रिसर्च पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें से एक रिसर्च मैंने समझाई थी, वैसे ही फॉर्मेट ऑफ रिसर्च में स्टेप सारे बताओगे आप कि ये इसके बाद ये स्टेप आता है, ठीक है? लेकिन आपको समझाना है केवल टाइटल पेज तक, है ना? 4 टॉपिक हैं। कौन कौन सा हुआ? फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, फॉर्मेटिंग स्टाइल, फिर आएगा आपका पेपर फॉर्मेट, फिर आएगा टाइटल पेज, है ना? यहाँ तक आप बताओगे, टाइटल पेज तक। प्रेरणा, मैं एक सेकंड लिख लेती हूँ, स्टेप 1 में टाइटल पेज तक, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए शशि किरण साहू। यस मैम। मैम एक्चुअली पायल मैम मैं साथ में ही क्लिनिक में मेरा हाँ पायल, चार्जिंग डाउन हो गया है। मैम दिस इज शशि किरण साहू। मेरा मोबाइल मैम चार्जिंग डाउन है तो मैं इनसे ही अटेंड कर रही हूँ, साथ में ही हम लोग। अच्छा अच्छा, हाँ पायल के मिस अटेंड कर रहे हो आप, ये बोल रहे हो, जी ठीक जी है? जी। या ओके ओके, ठीक है। तो शशि, आप स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है ना, कि हम रेफरेंस कैसे कैसे देते हैं। ओके देखो, टॉपिक वाइज मैंने आपको 5 पेज बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आपका 5 पेज हो ही, ठीक है? टॉपिक कम है तो 3 पेज भी हो सकता है, लेकिन 1 पेज की स्लाइड किसी की नहीं होनी चाहिए भाई, है ना? 3 पेज मैक्सिमम, है ना? तो 3 पेज मैक्सिमम में आप क्या करोगे, आप कैसा फॉर्मेट होता है आप इसका एग्जाम्पल भी लेके आओगे, बुक में तो लिखा है, और जी एग्जाम्पल लेके आओ, दिखाओगे रेफरेंस, ठीक है? और ओके एमएलए क्या होता है उसका फुल फॉर्म बताओगे, एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है वो बताओगे, कहाँ से आया वो सब, ठीक है? तो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग आप बताओगे, कहेंगे शशि किरण साहू। एक सेकंड, आपकी कॉपी आई तो थी, हाँ हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आई, ठीक है। तो 3 तारीख को आपको भी प्रेजेंट करना है, ठीक है? अब मेरा फर्स्ट को हो सकता है क्या? फर्स्ट को करना है, 3 को बिजी हो? हाँ यस मैम। क्या है 3 को? मैम मे भी बाहर जाना हो उस दिन, इसलिए। तो रुको फिर, फर्स्ट को मैंने किसको किसको दिया भाई, नाम बताओ अपना। खुशबू। मैम हाँ, नीलू खुशबू, किरण पाठक। तो और आप मुझे एक भी काम करो, नीलू से। किरण पाठक जी, आपका टॉपिक क्या था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कोडिंग और एडिटिंग टेबुलेशन। ठीक है? तो आप ये वाला टॉपिक दे दो शशि किरण को, आप दूसरा टॉपिक लिखो। जी मैम। एक सेकंड रुको, ठीक है मैम। ठीक है। आपका दूसरा टॉपिक लिखो, किरण, किरण जी पे ना? मैम। हाँ, अब अपना टॉपिक लिखो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, 3 तारीख को। स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या होती है, उसमें एमएलए और एपीए क्या होता है और कैसे कैसे करते हैं, ठीक है? वो आप बताओगे। और ये मैं सब टेबल आप लोग को भेज दूंगी बनाकर ग्रुप में, लास्ट में ठीक है? इन हाँ, क्वेश्चन रिपीट क्या कर बोल, दीजिए। मैं ये बोल रही थी कि स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या होती है, एपीए और एमएलए के फुल फॉर्म क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ का उपयोग होता है, दोनों में डिफरेंस का एक चार्ट बना लेना, दोनों में कैसे कैसे क्या लिखते हैं, क्या चीज नहीं होता वो, ठीक है? तो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है? आप लोग बुक तो प्रेफर करो ही, उसके साथ साथ आप लोग यूट्यूब में भी जाके चेक करो, है ना? रिसर्च की मस्त मस्त वीडियो रहती है वहाँ। अब चलिए, हो गया ये हमारा 3 तारीख का हो गया, ठीक है? किरण तक हो गया, ओके। शशि किरण आप याद रखना, स्टेप मैम 7 है मेरे को 3 आपका। तारीख को देनी है। हाँ, आपका 3 तारीख को है किरण, ओके मैम। हाँ ठीक है? क्यों सर? 1 हाँ तारीख को शशि हमारा किरण टॉपिक क्या देंगी स्टेप होगा? 7। पायल, आपका टॉपिक मैंने बता तो दिया आपको, एनालिसिस ऑफ डेटा। मैम अच्छा, शशि शशि किरण का, सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ। शशि, आपका टॉपिक जो मैंने इनको दिया था, कोडिंग, किरण जी। टेबुलेशन,
क्या होता है Okay. ये स्टेप 7, ठीक है। टेबुलेशन तक आपको करके लाना है, स्टेप 7। Okay, ma'am. एडिटिंग, कोडिंग, ठीक है। उसके बाद जितना टेबुलेशन पर कंप्लीट करोगे आप, वो एक पेज ही है, बस वहीं तक करना है, Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ठीक sure. है। Thank you, ma'am. एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगी पायल, ठीक है, हो गया। अब आ जाइए स्नेहा राव जी। प्रेरणा मैंने आपको दे दिया है ना, ठीक है। तो 3 को हाँ हाँ 1 2 3 लोग की प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस ऑफ डेटा तक, ठीक है, रेफरेंसिंग तक। इनका क्या था, टाइटल पेज, आप प्रेरणा टाइटल पेज पे खत्म करोगे। उसके बाद हाँ आपके बाद स्टार्ट होंगी किरण पाठक, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, दीदी मैं ठीक है। लेफ्ट हो जाऊँ क्या, कि कुछ अभी क्लास अंकिता भी आपको रहेगी? क्लास होगी अभी भाई, ये देख के 3 लोग तो अच्छा, बच्चे हैं, इसके बाद क्लास ही तो लेना है मेरे को। एक्चुअली मैं बाहर थी ना इसलिए पूछी आप। अच्छा ठीक है, हो गया, कान में लगा ला, सुनते रहिए क्या हो रहा है, ठीक ठीक ठीक। है। ओके, चलिए, तो ये हो गया, क्लास होगी भाई, आप लोग लेफ्ट मत करना अभी, है ना, ठीक है। स्नेहा राव जी, आप डिसर्टेशन और थीसिस क्या होती है वो यस मैम। करेंगी आप, ठीक है, 5 तारीख को। जी जी मैम, फिर एक बार बताइए ना। आपको क्या करना है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, कहाँ थी मैं। पायल भगत हो गया एनालिसिस ऑफ डेटा, इनका हो गया टाइटल पेज वाला जहां तक था वो, ठीक है, क्या होता है। और इनका नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ठीक है। तो 1.5 घंटे लग जाएंगे आराम से, ठीक है। स्नेहा जी, आप बताएंगे डिसर्टेशन और थीसिस क्या होता है, ठीक है, दोनों में। आप भी बताएंगे 5 तारीख को, सॉरी यस 3 मैम। तारीख को, ठीक है, 3 को बताना है। जी जी 3 को। मैम। मैम प्लीज मैम रिपीट once again that topic, what result हाँ हाँ, design? बोल रही हूँ। डिसर्टेशन और थीसिस क्या होती है, दोनों में डिफरेंस, ठीक ओके, है। डिसर्टेशन और थीसिस दोनों में डिफरेंस मुझे बताना है। हाँ, और होते क्या क्या है, दोनों में क्या क्या चीजें हैं, ठीक यस है, मैम। ये, ओके। ओके मैम, कौन ओके। इसको यूज कर सकता है, कौन नहीं, इसके बारे में आप देख लेना, पढ़ के आना, जी ठीक है। जी मैम, ओके, डिसर्टेशन थैंक थीसिस। अब आइए श्रीरंगम माधवी जी। यस माधवी मैम। जी, यस मैम। 5 तारीख को आप देंगे अपनी प्रेजेंटेशन, ठीक है, यस रिसर्च मैम। एथिक्स पे, ठीक है। यस रिसर्च मैम। एथिक्स मैडम क्या इसमें क्या होते करना हैं, होगा? रिसर्च एथिक्स में क्या होता है कि हमें अपने रिसर्च में क्या क्या चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि हमको कैसा बिहेवियर रखना है सबके साथ, नैतिक वैतिक, तो ये रिसर्च एथिक्स आप पढ़ के आओगे। उसमें आपके स्टेक होल्डर इन रिसर्च, मतलब जितनी है रिसर्च एथिक्स में, मैं आपको बता दे रही हूँ कहाँ तक। ये मैम कौन से आपका बुक में, इंग्लिश बुक में कि हिंदी बुक में? हिंदी, दोनों में है भाई, दोनों बुक में है, ठीक है। रिसर्च एथिक्स आपको मिल जाएगा स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग डिसर्टेशन थीसिस के बाद, ठीक है। स्टेक होल्डर रिसर्च, फिर उसके बाद रिसर्च एथिक्स और ये सब, ठीक है। एथिकल इशू रिलेटेड टू रिसर्चर क्या क्या होते हैं, ये आपको सब बताना है, मैडम सरकार के नहीं नियम समझ क्या में क्या है। आया ना, प्लीज, नहीं समझ में आ रहा मेरे को। नहीं समझ में आया बनाना क्या है, बिल्कुल नहीं। देखिए आप जाइए केवीएस मैदान की हिंदी वाली बुक निकालिए बढ़िया से, ठीक है। हम्म। उसमें लिखा है अनुसंधान आचार नीति, जिसको बोलते हैं रिसर्च एथिक्स, ठीक है। वो टॉपिक पढ़ेंगे आप। उसके बाद पढ़ोगे अनुसंधान में हितधारक, जिसको बोलते हैं स्टेक होल्डर इन रिसर्च, ठीक है। 2 पेज का है बस, बहुत सिंपल है, बट आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। फिर एथिकल इशू होते हैं रिसर्चर से रिलेटेड, शोधकर्ता से संबंधित नैतिक मुद्दे, ठीक है। यस यहां तक आपको कंप्लीट करना है। मैडम। ओके, इसका फिर स्लाइड क्या बनाएंगे? बता रही हूँ ना, अब इसको देखना रिसर्च एथिक्स होते क्या है, इसमें रिसर्चर को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ये जी स्लाइड मुश्किल से 3 पेज की होगी, बट आपको बताना है ये, ठीक है, जी जी अच्छे से। बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा जी नहीं, जी। ठीक है। थैंक अब यू मैम। देखिए, ओके, वर्षा वाधवानी जी। जी मैम। ठीक है। अब आप आ जाइए, आपको बताना है पेपर प्रेजेंटेशन क्या होती है। डेटा प्रेजेंटेशन। पेपर पेपर प्रेजेंटेशन क्या पेपर। होता है वो बताना है हमको। और आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग। हाँ, क्या नाम था, एक सेकंड, वर्षा, वर्षा आपको कॉपी दिए थे मुझे। जी मैम, 8:30 बजे भी आपके नंबर पे। ठीक है, ओके। आपको करना है 5 तारीख को प्रेजेंट, ठीक है।
जी मैम, पेपर प्रेजेंटेशन और आर्टिकल राइटिंग पे, हाँ, है ना? ठीक है पेपर मैम, ये प्रेजेंटेशन क्या होती है और आर्टिकल राइटिंग क्या होता है। जी मैम, ये यही वाली बुक में ना, केवीएस मैदान वाले? हाँ ठीक है, जी। इसी बुक में है। हाँ हाँ मैम जी। अंकिता, स्क्रीन प्रेजेंट कर दो एक बार, यस मैम। सिलेबस वाली, सिलेबस वाली। हाँ आपके टॉपिक बढ़ सकते हैं वर्षा जी, ठीक है, तो अभी आप रहिएगा, आपके टॉपिक बढ़ने के चांसेस है। जी जी मैम। चलिए आप लिख ही लीजिए क्या क्या है, ठीक है। आपने क्या क्या लिखा, पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है और आर्टिकल और राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आती है, लिख लो। और सिंपोजियम क्या होता है, ये सब एक एक पैराग्राफ की चीजें हैं, ठीक है। आपको बस बताना है, सिंपोजियम संगोष्ठी, सिंपोजियम। ठीक है, सिंपोजियम को हिंदी में संगोष्ठी कहते हैं, ठीक है। सिंपोजियम लिख लो, कॉन्फ्रेंस लिखो और सेमिनार, सेमिनार वेबिनार वर्कशॉप। देखो आप केवीएस मैदान की बुक में जाओगे ना, है ना, हाँ वर्कशॉप तक जितने टॉपिक दिए हैं पेपर प्रेजेंटेशन से लेके 7-8 चीजें हैं, एक एक पैराग्राफ की हैं बस, ठीक है। आपको वो हाँ। बताना है कि क्या होता है ये, ठीक है, बस इतना ही है। वर्कशॉप तक कहाँ से लेके, पेपर प्रेजेंटेशन से लेके वर्कशॉप तक जितना है, ठीक है। जी मैम। ओके हाँ। चलिए अंकिता दिखा दीजिए, स्लाइड चलेगी आपकी। फिर से एक बार और ऑन कर दीजिए, इंटरनेट ट्राई टू कनेक्ट। तो इतनी चीजें आप लोग को समझ में आई, ये सब केवीएस मैदान की हिंदी और इंग्लिश बुक में है, ठीक है। और ज्यादा अच्छे प्रेजेंटेशन बनाना है तो यूट्यूब की आप हेल्प ले सकते हैं। अंकिता स्लाइड को रोटेट कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी। हम्म ठीक है, चलिए और नीचे कर दीजिए, यूनिट सेकंड के बाद। हाइपोथेसिस हो गई, एक सेकंड रुको, सेकंड दिखाना, एक सेकंड। हाँ, एक्सटर्नल वेरिएबल रैंडमाइजेशन एलिमिनेशन, ये तो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, टाइप ऑफ रिसर्च डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजें। यूनिट 3 निकालिए, यूनिट 3 स्टैटिस्टिक्स है ना। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कॉन्सेप्ट एंड। तो देखिए आप लोग का एग्जाम 21 को है ना, 5 तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी सारी। प्रोसेस क्या क्या होती है, रिसर्च सेमिनार, ये सब क्या है, ठीक है। अब आ गए स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स ये तो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, स्टार्ट मैं करूंगी, एंड आप लोग को करना है। तो नेक्स्ट तीन तीन क्लास में आपका लगे रहने दो, स्लाइड रहने दो, स्लाइड रहने दो, स्लाइड कहाँ चलेगी, हाँ एक सेकेंड। तो नेक्स्ट 3 क्लास में आपका होगा, है ना, क्योंकि कोई कोई चीजें हैं आपको नहीं पता रहेंगी, मैं आपको बता दूंगी। या फिर जो लोग बच रहे हैं, अब बचने वाले लोग में से जो क्लास में नहीं आते हैं, मैं उनका टॉपिक लिख दे रही हूँ, आप उन तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ है जो आए नहीं है और कुछ ऐसे हैं। अच्छा शिल्प शशि साहू और शिल्पा साहू अलग अलग थे ना, शशि किरण जी अलग है, शिल्पा साहू अलग है, ठीक है। गौरी यादव को बता देना आप, ठीक है, कि क्या टॉपिक है। वो आती हैं क्लास, कभी कभी नहीं आती हैं, तो इनको बता दीजिएगा आप। और लक्ष्मी पटेल जी मैम को इनको बताना आप। बाकी लोग से बोलो क्लास में आने की कोशिश करें, ठीक है, ठीक है। तो ये पढ़ाने के बाद जब नेक्स्ट टॉपिक दिए जाएंगे तो वो आपके नेक्स्ट क्लास वालों को दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ नकुल जी कुछ बोल रहे हैं आप। हाँ मैम प्रणाम। प्रणाम, बताइए। हाँ मैम, आप अभी केवीएस सर मदान सर की बुक के बारे में चर्चा कर रही हैं। हाँ ये बता, हमारे योग के लिए उनके द्वारा लिखित बुक है क्या एक आध? किनके द्वारा लिखित बुक, केवीएस मदान सर के द्वारा। देखिए रिसर्च, आपका टॉपिक क्या है, रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रही हूँ मैं, है ना।
हाँ हाँ रिसर्च हाँ मेथोडोलॉजी आपके फर्स्ट पेपर में भी नेट के और सेकंड पेपर में भी काम आती है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो हाँ उसके हाँ लिए हाँ आपको जो फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस और टाइप वो केवीएस हाँ मदान की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है तो आपको उससे पढ़ना है वो आपको कब काम आएगा वो हाँ आपको हाँ। काम आएगा आपके नेट के सिलेबस में ठीक है इसलिए मेरा आपको वो सवाल बुक से ये है पढ़ना है कि केवीएस हाँ मदान सर ना नेट के फर्स्ट पेपर का पब्लिश किए हैं इंग्लिश और हिंदी में। हाँ हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में है मैंने दोनों बुक भेज दी है हाँ तो फर्स्ट और हम लोगों का जो मेन विषय है योग साइंस वाला उसका भी बुक मिल जाएगा क्या केवीएस मदान सर के राइटर द्वारा? नहीं उनके द्वारा नहीं है ना? योग पे कोई बुक नहीं लिखी गई है ठीक है हाँ हाँ वही अब जब मैं वही सब। आपको नेक्स्ट थर्ड यूनिट से पढ़ाऊंगी तो वो हाँ 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 दूसरी बुक है उससे मैं आपको पढ़ाऊंगी ठीक है सेंटर हाँ टेंडेंसी ये सब तो वो हिंदी की तो जी दोनों योग पे नहीं लिखी है कोई बुक हाँ हाँ, वही सवाल था जी। कहा है केवीएस मदान सर के बारे में बहुत सुना हूँ और कुछ कुछ बुक जो फर्स्ट फर्स्ट पेपर की है दोस्तों से प्राप्त करके या उनसे हेल्प लेकर के पढ़ा भी हाँ हूँ। अच्छा उनका बुक। बुक बहुत अच्छी है। मैंने बोला जिनको जेआरएफ निकालना है हाँ बढ़िया हाँ से हाँ पढ़ो मेरा तो रिजल्ट आने वाला है अब हाँ वो हाँ आप लोग का पिछले बार बहुत जने हाँ कैंडिडेट हमारे योगी भाई लोग मतलब शायद एग्जाम में बैठे रहे होंगे। हम्म हाँ ना उनका शायद 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आ सकता है एग्जाम ऐसे मतलब रिजल्ट उनका ऐसा सर बता रहे थे राहुल सर। हम्म है ना? आप लोगों को ज्यादा हाँ मालूम होगा। आने का है है ना मैडम जी? हाँ मैंने तो एग्जाम दिया ही ना आंसर की आ गई है आपका तो जीआरएफ हो जाएगा लग रहा है मुझे। हाँ हो जाएगा मेरा जेआरएफ लग तो रहा है मुझे भी अब देखिए चलिए आप ठीक है ऑनलाइन पार्टी देंगे फिर आप। हाँ ऑनलाइन पार्टी मिलेगी आप लोगों को ठीक है और पार्टी में तब दूंगी जो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे नहीं ओके जी। नहीं मैडम ऑनलाइन क्या पार्टी बात हो नहीं। गई प्रेरणा मैडम सुने ना ऑनलाइन पार्टी नहीं आजकल जोमेटो का होम डिलीवरी है हम लोग अपना एड्रेस भेज देंगे आप डिलीवरी कर दीजिए हाँ पेमेंट आप कर दीजिएगा। स्विगी भी है ठीक है वो स्विगी। तब होगा जब आप लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे तब दूंगी मैं अदरवाइज सिलेक्टेड स्टूडेंट को दूंगी भाई ठीक है कोई बात नहीं हम लोग उसी में एंजॉय कर लेंगे हम लोग भी तो सिलेक्टेड है हम लोग सभी सिलेक्टेड ही है। आप आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप सबको बिलासपुर में आके पार्टी दूंगी जोमेटो से क्या करना भाई आके पार्टी दोगे थोड़ी देर का तो रास्ता है आपका ठीक है जीआरएफ हो जाए मैम ये सबसे बड़ी पार्टी हमारे लिए। और और हम दुआ इसलिए करेंगे क्योंकि आपके ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी ना ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी भाई जिनसे पढ़े हैं वो जेआरएफ को नहीं तो ठीक है चलिए तो हम चलिए मैम। क्लास स्टार्ट करते हैं ओके 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 ओके। थैंक यू तो आपकी आज की नेक्स्ट क्लास है ठीक है तो केवीएस मैदान की हिंदी वाली बुक जिनके पास अच्छा मेरे पास ही है मैं क्यों बोल रही हूँ जिनके पास है, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ ठीक है तो अंकिता आप अपने प्रेजेंट करना बंद कर दीजिए मैं अपनी प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन हाँ जी। प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन हाँ ओके एक सेकेंड रुक जाइए चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथेसिस ठीक है मैंने इसके पहले तक आप लोग को वेरिएबल पढ़ा दिया है और आपका फॉर्मेशन ऑफ क्या पढ़ाया है जल्दी बताइए रिसर्च बताइए प्रॉब्लम। भाई रिसर्च प्रॉब्लम ठीक है फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मैंने आप लोग को पढ़ा दिया अब मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ हाइपोथेसिस क्या होता है ठीक है तो मैंने आप लोग को उस दिन चर पढ़ा दिया था चलिए मुझे अब बताएंगे कि मेजरिंग वेरिएबल कौन कौन से होते हैं नाम बताइए नेम ऑफ मेजरिंग वेरिएबल्स मेजरिंग नॉमिनल स्केल्स स्केल ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल हाँ एंड रेशियो वेरी गुड ठीक है तो दीज आर 4 मेजरिंग वेरिएबल्स ठीक है अब आपको नेक्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ मैं हाइपोथेसिस ठीक है तो देखिए हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है हम कोई भी रिसर्च बनाने जा रहे हैं तो हमको चीजें तो पता नहीं भाई आगे क्या होने वाला है ना तो हम उसके लिए क्या करते हैं एक तरीके की क्वेश्चन बनाते हैं अपने मन में एक तरीके की चीजों को क्या करते हैं अवलोकन करते हैं कि हाँ ये हो सकता है तो देखिए मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है कब क्या होने वाला है
तो वो इंसान सोचता ही रहता है इसके बाद करूंगी तो क्या होगा, है ना। तो वो क्या करता है, एक तरीके का अपने माइंड में माइंडसेट बना के हमेशा चलता है कि अभी, जैसे आप लोगों ने बोला मैम आपका JRF हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला कि मैं हाँ बिलासपुर आऊंगी, तो मैंने क्या किया, मेरा है कि बिलासपुर पास में माइंडसेट कि जा सकती हूँ, शायद लॉकडाउन भी हो जाए, लेकिन मैंने माना ना कि मुझे जाना है ना। हाइपोथेसिस क्या होती है, ऐसी स्थिति में कुछ सिद्धांत के प्रतिपादन किए जाते हैं, है ना, कि जब हमें कोई चीज नहीं पता हो लेकिन हम उसका अवलोकन करना चाहते हैं, तो एक थ्योरी बनाई जाती है ताकि अप्रत्यक्ष तथ्यों का उपयोग करके प्रत्यक्ष को समझने की कोशिश की जाए। जैसे कि वेदर हो गया, है ना, वेदर फोरकास्ट में क्या होता है कि कल बारिश होने की संभावना है, बारिश हो सकती है, परसों हेज रहेगा, कोहरा छाएगा। वो क्या करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं। तो अप्रत्यक्ष तथ्यों का उपयोग करते हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट फैक्ट्स का यूज करके डायरेक्ट चीज को समझने की कोशिश करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जब हम इन डायरेक्ट चीजों को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब अनुसंधान उसको हम कहते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष तत्वों के बारे में हम जब किसी चीज का अनुमान लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उपकल्पना, परिकल्पना या अभिकल्पना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटा लाते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करके लाए। हाइपोथेसिस तो मैंने बना ली कि देखिए कपालभाति करेंगे प्राणायाम तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब मैंने क्या किया, उससे रिलेटेड मैंने डेटा कलेक्ट किया। किससे कलेक्ट किया भाई डेटा, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सबके थ्रू डेटा कलेक्ट किया। अब उस अनुमान या समाधान को मैंने स्वीकार व अस्वीकार किया कि ये हाँ हो सकता है और नहीं हो सकता। इससे हमको क्या मिलता है, एक रिजल्ट की पृष्ठभूमि मिल जाती है कि मेरा रिजल्ट ऐसा आ सकता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो एक शोधकर्ता को समस्या के समाधान का पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर ज्ञान हो तो फिर भी समस्या शोध की आवश्यकता ही नहीं। अगर हमको सब चीज का पता होगा तो हम क्यों रिसर्च करेंगे भाई, है ना। रिसर्च मतलब वही होता है अधूरे ज्ञान को पूरा करना, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, हम एक समस्या का नॉर्मल सॉल्यूशन लेके चलते हैं, उस समस्या के बारे में एक ऐसे नॉर्मल गेस नहीं लगा लेते कि कपालभाति से जो है ब्लड प्रेशर कम होगा। कभी कभी यहाँ पर रिसर्च हुई होंगी तब उनने बताया होगा, तो हमने भी गेस कर लिया कि जितने भी हाई करने वाले आसन या प्राणायाम होते हैं, जैसे कपालभाति तो क्या है, उसमें हमारी एनर्जी ज्यादा लगती है तो हमारे बॉडी में गर्मी पैदा होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमने क्या किया, सूर्य भेदी पे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे या हम भस्त्रिका पे करेंगे तो हम क्या लगाते हैं, एक गेस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं एजुकेटेड गेस। ठीक है, नॉर्मल गेसिंग नहीं करते हैं, एजुकेटेड गेस लगाते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस या उपकल्पना कहते हैं, है ना। ठीक है, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच परीक्षण योग समाधान को कहते हैं। दो चर होते हैं, कौन कौन से दो चर होते हैं बताइए जरा मुझे। स्वतंत्र और आश्रित। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते ही हैं। और हाइपोथेसिस जनरली नहीं, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही की जाती है। ठीक है, जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हाइपोथेसिस की जाती, बाकी में नहीं की जाती। या फिर एक चीज और होता है, हाइपोथेसिस हम एक्सपेरिमेंटल में भी बनाते हैं, थ्योरेटिकल में भी बनाते हैं, लेकिन उसको टेस्ट हम केवल एक्सपेरिमेंटल में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बताइए जरा, बताइए। मैडम क्या बोले, वो क्या था। दो चीज होती है, एक हाइपोथेसिस होती है, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है ना। टेस्टिंग अभी आपको नीरू जी पढ़ाएंगी, मैंने टॉपिक दे दिया है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, उसमें हम चीजों को क्वांटिटी के बेस पे नहीं बता सकते। टेस्टिंग में मैंने जो चीजें बोल दी उसी को ही मैं टेस्ट करके दिखाऊंगी, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो क्वांटिटेटिव होता है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस भी होती है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होती है, लेकिन जब हम थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं तो वहां पर केवल हाइपोथेसिस हो सकती है, टेस्टिंग की संभावना नहीं रहती। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों बताइए। ये क्वांटिटी इसलिए, अनुमान को हम क्वांटिटी भी नहीं वो कर सकते ना।
जो हम अनुभव किए हुए हैं उसको क्वांटिटी पे नहीं बता सकते, तो वो टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करते हैं भाई, जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया? डेटा कलेक्शन करते हैं हम, ठीक है। मैंने क्या किया, सूर्य भेदी प्राणायाम पे मुझे करना, मुझे किस पे देखना है इफेक्ट उसका? ब्लड प्रेशर पर देखना है इफेक्ट। अभी मैंने अनुमान लगाया, मुझे पता है कि कपालभाति प्राणायाम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अब मेरी रिसर्च में मैं सूर्य भेदी कर रही हूँ, तो मैंने ऐसा गेस किया, एजुकेटिव गेस किया मैंने, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, कि सूर्य भेदी प्राणायाम से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। ये मैंने गेस किया है अभी। अब मैं इसको टेस्ट कैसे करूंगी? मैं करवाऊंगी सूर्य भेदी प्राणायाम लोगों को, फिर ब्लड प्रेशर की मशीन लेके आऊंगी, ब्लड प्रेशर टेस्ट कराऊंगी कि पहले और बाद में क्या हुआ। तो मैंने क्या किया, उसको क्वांटिटी में निकाला या नहीं निकाला? निकाला। वो डेटा को फिर मैं उसमें जी कुछ जी जी टेस्ट लगाऊंगी, टी टेस्ट लगाऊंगी, एच टेस्ट, पाई टेस्ट, जितने भी टेस्ट है मैं उसमें लगा के देखूंगी, ठीक है। वो डेटा में से जो रिजल्ट आएगा, फिर मैं क्या बताऊंगी कि हाँ भाई, सूर्य भेदी प्राणायाम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर टेस्टिंग कर ली। तो ये एक्सपेरिमेंटल में होता है। एक्सपेरिमेंटल मतलब जब मैं चीजों पर एक्सपेरिमेंट करूं। अब मैंने दो ग्रुप बनाया, एक बनाया कंट्रोल ग्रुप, एक बनाया एक्सपेरिमेंटल। अब मुझे बताइए कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो जिसमें क्या बोलते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो कि जिसमें हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जैसा है हाँ, वो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब देखिए, सूर्य भेदी प्राणायाम में हम वही करेंगे, हम दो, एक को प्राणायाम करवाएंगे, एक को प्राणायाम नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब क्या किया हमने, जिसको करवाया हमने प्राणायाम, उसका पहले टेस्ट लिया कितना आता है, और उसके बाद देखा कितना आता है। तो मैंने क्या किया, वो टेस्ट को कंबाइन करके कंपैरिजन किया, रिजल्ट निकाला अपना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट किया, मतलब को मैं उसको टेस्ट कर सकती हूँ, उसको मेजर कर सकती हूँ, इसलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है किसमें? एक्सपेरिमेंटल में। थ्योरेटिकल में जनरली नहीं दे सकते। थ्योरी में आप देखोगे पतंजलि योग सूत्र से माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, पतंजलि योग सूत्र में हम उच्चारण करेंगे तो पड़ता है इफेक्ट, ऐसा देखा आपने कहीं पर? नहीं। है ना। तो थ्योरेटिकल में हम टेस्टिंग नहीं कर सकते, हाइपोथेसिस बना सकते हैं लेकिन हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अब आपका इसमें क्या बताया गया, उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच परीक्षण योग समाधान को कहते हैं। दो चर हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। दोनों के बीच जब हम मेजरमेंट को देख लेते हैं, जब उनका परीक्षण कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परीक्षण योग समाधान कहते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि हाइपोथेसिस टेस्टेबल होती है। ये पूछा जाता है, कैसे पूछेंगे आपको नेट के क्वेश्चन में? तीन चार टॉप आपको लिख देंगे, हाइपोथेसिस के बारे में क्या सत्य है, ठीक है, ऐसे ले देंगे, या फिर लिख देंगे क्या असत्य है। मान लीजिए लिखा कि उपकल्पना के बारे में क्या असत्य है, छाट के बताइए। 4 पॉइंट दे दिया। पहला पॉइंट दे दिया आपको कि यह शिक्षित अनुमान होता है, ठीक है, ये दे दिया। दूसरा पॉइंट दे दिया, यह परीक्षण योग्य होता है। तीसरा पॉइंट दे दिया, यह अस्थायी कथन होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट दे दिया, यह चरों के बीच संबंध नहीं बताता है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से आपका गलत कौन सा होगा? फोर्थ वाला। चरों के साथ संबंध नहीं फोर्थ बताता, वन। चरों के बीच फोर्थ संबंध वन, नहीं ठीक है। बताता है। तो आपको जो टॉपिक्स हैं आपके, उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो करता क्या क्या है ना। तो हाइपोथेसिस क्या करता है? दो या दो से अधिक चरों के बीच में परीक्षण योग्य समाधान को कहते हैं, ठीक है। मतलब परीक्षण योग्य समाधान करता है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो वो क्या पढ़ेगा कि ये टेस्टेबल होती है, ठीक है। अब देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। यह अस्थायी कथन है, टेंटेटिव प्रोपोजिशन है। क्यों है अस्थायी? कभी कभी ऐसा होता है, मैंने तो बोल दिया सूर्य भेदी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कहीं ना बढ़ता हो भाई, है ना, रिजल्ट में नहीं आया, तो ये टेंटेटिव होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। अब मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि सूर्य जो होता है सुबह उगता है, और चंद्रमा रात को उगता है, मतलब चंद्रमा आता है तो रात होती है, सुबह सूर्य आता है तो दिन होता है। तो ये क्या, कैसा कथन है ये? कैसा कथन है बताइए? ये टेंटेटिव टेंटेटिव है। टेंटेटिव है ये? एक्सपेरिमेंटल है तो ना। हाँ, ये कथन कैसा आप बताइए, अस्थायी है या स्थायी है? हाई है, मैं इसको स्थायी स्थायी है, अस्थायी है ना, परमानेंट। अस्थायी नहीं, परमानेंट अस्थायी है है ये। बाबा, हाँ, परमानेंट है स्थायी भाई। है। हाँ, क्यों है भाई?
परमानेंट, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी सूर्य कलयुग में उगेगा है ना। तभी सुबह होगी, है ना। Yes. अब देखिए इसमें अपवाद क्या हो गया कि सूर्य ग्रहण हो गया तो अंधेरा हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, लेकिन चंद्र ग्रहण में भी अंधेरा ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन वो अब मैं आपसे बोलूं कि आपका एग्जाम 21 फरवरी को होगा, ठीक है, मैंने आपसे बोला, ये कैसा कथन है? अस्थाई है, ये अस्थाई अस्थाई होगा। अस्थाई है ना। ये होगा चेंज भी बोला हो आपने सकता है, कंफर्म, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये चेंज हो सकता है। देखिए नेट का एग्जाम की डेट क्या बोली गई, पहले मई में होगी, ठीक है, उन्हें बता दिया एनटीआर में, फिर क्या पोजीशन थोड़ा चेंज हुई, थोड़ा कोरोना के केसेस बढ़ गए, उन्होंने क्या किया, थोड़ा और डेट बढ़ा दिया, अगस्त में करेंगे, फिर अक्टूबर करने को बोला, ठीक है। अचानक से नवंबर में एक हफ्ते पहले डेट दे दी, तो उनका स्टेटमेंट कैसा था, टेंटेटिव था। तो जब भी आप कहीं पर देखते हैं, आप कोई रिपोर्ट पढ़िए या आप कोई पेज पढ़िए, तो वहां पर क्या लिखा था, टेंटेटिव डेट्स। इसका मतलब ये कि ये चेंज हो सकती है ना, अस्थायी कथन है ये, जरूरी नहीं कि यही होगा। जैसे आपको नेट का एग्जाम या कुछ पढ़ो तो वहां पर एग्जैक्ट डेट होगी तो आपको कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर उनको चेंज करना होगा, या आप कभी पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाओ या एंट्रेंस एग्जाम में जाओ, तो वो लिखते हैं टेंटेटिव डेट, मतलब ये डेट चेंज भी हो सकती है, ठीक है। आया समझ में? जी। हेलो भाई, हाँ ठीक है। टेंटेटिव मतलब जो अस्थायी, वैसे ही हाइपोथेसिस अस्थायी होती है, टेस्टिंग के द्वारा हम उसको स्थायी करते हैं, टेस्टिंग से हमको रिजल्ट मिलता है कि क्या है, जब टेस्टिंग हो जाती है तब हम चीजों को एग्जैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यह चरों के बीच तार्किक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो जो हाइपोथेसिस है वो क्या करता है, लॉजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है दो चरों के बीच में, कि ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा लॉजिक देने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखिए इस सोपान तक हम अब इसकी वैधता से अनभिज्ञ होते हैं, यहां तक हमको नहीं पता रहता कि ये वैलिड है या नहीं है। इस स्टेप तक, ये जो स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आपका, ठीक है, कौन सा स्टेप हो गया ये जल्दी बताइए मुझे, बिना देखे बताइए मुझे, जिसको याद होगा वो मुझे बताएंगे कौन सी स्टेप का कौन सा नंबर है। मैंने ट्रिक भी बताई थी, जो वो क्लास शॉर्ट में वाली रहेंगे उनको बात याद। है ना। तो फिर से बोलिए ना थोड़ा, फर्स्ट क्या का बोला 4 आपने? है। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए, मुझे बताइए हाइपोथेसिस किस स्टेप का पार्ट है, मेन वाले स्टेप नहीं, ब्रॉड वाला जो मैंने आप लोग को पढ़ाए थे स्टेप, उसमें से कौन सा स्टेप नंबर है ये, और उस स्टेप में कौन सा नंबर का है ये, जल्दी किसी को याद है? मैम फर्स्ट ये का जो 4 है। फर्स्ट स्टेप का फोर्थ वाला है। वेरी गुड, ठीक है। मैंने वहां पे आपको क्या बताया था, लव नहीं, आपको आपको रिसर्च से लव करना है, लेकिन ई की जगह एच हो जाएगा वहां पर, ठीक है। एल फॉर लिटरेचर रिव्यू, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, वी फॉर वेरिएबल्स, एच फॉर हाइपोथेसिस, और ये है किसके अंतर्गत, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में था। और अगर हम जनरली देखें तो ये सेकेंड स्टेप में है उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर आपका फोर्थ स्टेप में आया है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। हाइपोथेसिस में अब यहां तक उसने क्या बोला कि यहां तक हम अनभिज्ञ होते हैं इसकी वैलिडिटी से, हमको नहीं पता होता कि ये वैलिड है या नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर जब हम टेस्टिंग करते हैं तब हम उसकी वैलिडिटी को बता पाते हैं, है ना। तो यहां तक ये वैलिड नहीं होता है, इसकी वैलिडिटी से हम अनभिज्ञ रहते हैं, वैलिड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आया समझ में कि मैंने जो कथन बोल दिया वो वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, ठीक है। यस अब मैम। यस। नेक्स्ट चीज है, ये यथासंभव सरल होना चाहिए। अब आपको ऐसे हाइपोथेसिस बनाना है कि वो सरल हो, टफ नहीं बनाना है कि लोगों को समझ में ही ना आए। जैसे मैंने आपको बोला कि वेदर फॉरकास्ट, ठीक है, मैंने क्या बोला कि कल कोहरा के चांसेस हैं, सुबह कोहरा होगा, शाम को बादल छट जाएंगे, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। अब उसने बोला 29 तारीख को, नहीं 28 तारीख को सुबह 3 से 4 बजे तक कोहरा रहेगा, 7 से 8 बजे तक ये रहेगा, 9 से 10 ये रहेगा, फिर 11 से 12 ये रहेगा, शाम को ये रहेगा वो रहेगा, करके लास्ट में उसने पूरा बताया। तो आप क्या चीज ज्यादा समझ पाओगे, शॉर्ट में जो दिया है वो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव करके दिया है वो? शॉर्ट शॉर्ट वाली। वाला। शॉर्ट वाला। शॉर्ट में शॉर्ट, ठीक है। समझेंगे। तो आपको अपनी हाइपोथेसिस ऐसी ही बनानी है कि देख के सामने वाले रिसर्चर्स को आपकी हाइपोथेसिस पता चल जाए कि आप करना क्या चाहते हो आपके रिसर्च में, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सूर्य भेदी प्राणायाम करने से हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होने से हमारे ब्रेन के राइट साइड में इफेक्ट पड़ता है, राइट साइड में इफेक्ट पड़ता है तो हमें गर्मी लगती है, और गर्मी लगती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ सकता है,
ये मैंने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाई। आप ऐसी हाइपोथेसिस बनाओगे या फिर आप ये बोलोगे कि सूर्यभेदी प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? बताइए क्या बोलोगे आप? सेकंड वाली मैम। सेकंड वाला सेकंड वाला। तो ये कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ठीक है। और इसका जनरलाइजेशन संभव हो, मतलब हम इसको सभी जगह लगा सके। अगर मैंने बोला कि सूर्यभेदी प्राणायाम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये सारी पॉपुलेशन में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मुझे हो रहा है, क्लास के दूसरे बच्चों को नहीं हो रहा है, सब में ये होना चाहिए, ठीक है। तो जनरलाइजेशन करने में सिंपल हो, ऐसा हमारा हाइपोथेसिस होना चाहिए। आया समझ में? ठीक है। यस मैम। हेलो यस। जी। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई, फंक्शन बताए गए, क्या होते हैं। ये शोध अध्ययन में स्पष्टता और विशिष्टता लाते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए कहीं कहीं पर हाइपोथेसिस बनाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपके रिसर्च में क्लैरिटी आए, आपकी रिसर्च सामने से देख के पता चले, इसलिए आपकी हाइपोथेसिस बनाई जाती है, ठीक है। समझ में आया हाइपोथेसिस क्यों बनाई जाती है भाई? यस मैम। कि आपके उसमें सरलता है। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया परिकल्पना भी इसको बोलते हैं। परिकल्पना मतलब होता है परि मतलब होता है पूर्व, कल्पना मतलब होता है चिंतन। तो प्लानिंग बिफोर वर्क इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जो प्लान हम किसी काम के पहले करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जो बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे उनको ये वर्ड भी देखने को मिलेगा, इट इज कंजेक्चुअल स्टेटमेंट। कंजेक्चुअल को अनुमानित कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये टेस्टिबल भी होती है और कंजेक्चुअल भी होती है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। और इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। और ये टेम्परेरी सॉल्यूशन भी होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, समझ में नहीं आता बच्चों को, ठीक है। तो जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो लिख देंगे कंजेक्चुरल, मतलब अनुमानित होता है ये, ठीक है। हाइपोथेसिस टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, और सपोजिशन होता है, ये भी लिख लो, ठीक है। चलो अब इसका जाते हैं, यह सैंपल डिजाइन तैयार करने में मदद करता है। अब मैंने हाइपोथेसिस बना ली कि सूर्यभेदी प्राणायाम का इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगी, मुझे जो डिजाइन बनानी है किसके थ्रू मैं क्या करूंगी, अब जब मैं आपको सैंपल डिजाइन पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस ये भी आपको बताता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है, यह अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाते, ऑब्जेक्टिव बनाते, ज्यादा अच्छा बनाते, ठीक है। और इससे सिद्धांत विकसित करने में सहायता भी मिलती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं, इनको समझने की आवश्यकता नहीं, पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इसके टाइप, ठीक है। तो इसके 3 टाइप यहाँ पे बताए गए हैं, वैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो इसमें सारे, हाँ सारे बताए गए, चलो ठीक है। इसे बताया गया डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, रिलेशनल हाइपोथेसिस और एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मैंने आप लोग को बताया हाइपोथेसिस छोटी होनी चाहिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में हम इसको थोड़ा लॉन्ग में समझाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम इसमें, विशेषताओं का वर्णन करने के लिए तैयार की जाती है, ठीक है। कोई भी चीज हम बनाए उसको हम वर्णन कैसे करें उसके लिए ये बनाए। जैसे कि भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की वर्तमान दर 10% है, ये मैंने बना ली हाइपोथेसिस। अब मैं इसको वर्णन करूंगी, जाकर बताऊंगी, जाके जो हमारा शेयर मार्केट है या कहीं पे भी, मैं उस 10% को डिस्क्राइब करूंगी कि 10% कैसे हुआ बेरोजगारी, कि 4% लोग जो है उनको मिलता है धन ऐसे, लेकिन उनका 3% जो है वो जीएसटी में कट जाता है, 1% व्यापार रहता है, इसलिए 4% वो कट गया। फिर उनको 6% मिलता है, ठीक है। 6% में भी 2% उनके कस्टमर से कट जाता है। तो मैं क्या करूंगी, ऐसी हाइपोथेसिस तब बनाती हूँ जब मुझे कोई चीज डिस्क्राइब करनी होती है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये आप बस टाइप पढ़ लो, ये काम, ये आपके नेट में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर होती है रिलेशनल हाइपोथेसिस। रिलेशनल नाम से पता चल रहा है, ये दो चरों के बीच में संबंध को दर्शाती है, रिलेशनल कहलाती है। जैसे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं। अब आप देखिए गांव में, जैसे अब तो गांव के लोग भी बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि गांव के लोग क्या होते थे, अरे क्या करेंगे पढ़ लिख के, 18 साल हो शादी ब्याह करो, चूल्हा उल्हा फूकेंगे, बढ़िया आराम से अपने ससुराल जाएंगे, ठीक है। और आप शहर के लोग को देखते थे बहुत पढ़ाते थे, लेकिन आज गांव में अब ऐसी हालत हो गई कि थोड़ा बहुत एजुकेशन के लोग अवेयर हो गए हैं, आप पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, 18 साल की लड़की हो, 21 साल का लड़का, तो शादी करा दो भाई, बस इतनी ही जिंदगी है ना। तो जब जो रिलेशन बताती है हाइपोथेसिस को हम रिलेशनल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब आती है एक्सप्लेनेटरी, नाम समझ में आ रहा होगा।
इसमें दो चरों के बीच में कारण और प्रभाव के संबंध की व्याख्या की जाती है। रिलेशनल में हम केवल रिलेशन बताते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेटरी में हम उसको बढ़ा चढ़ा के मतलब उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे कि जब वेतन में वृद्धि होती है तो खाद्य वस्तु पर व्यय में भी वृद्धि होती है। अब वो बताएंगे कैसे कैसे, ठीक है। तो जब हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ये हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछी भी जाती है और आपको पढ़नी भी है, ठीक है, वो है आपकी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, आए समझ में क्या होती है? नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, देखिए इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर R.A. फिशर ने। तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, फिर भी आप पढ़ लो, आपको आना चाहिए, ठीक है। इन्होंने परिकल्पना के परीक्षण के बारे में बताया। अब देखिए, नल को हम क्या बोलते हैं? शून्य अवधारणा बोलते हैं, और अल्टरनेटिव को वैकल्पिक भी कहते हैं। शून्य उपकल्पना का सूत्रीकरण अनुसंधान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण वो है सोपान, ठीक है, मतलब स्टेप है। अब इसमें क्या होता है, देखिए मैं इसको आपको जनरल पहले बताती हूँ, फिर ये इतना सबको बताऊंगी, ठीक है। देखो एक सेकेंड रुको। कहाँ गया यार, एक सेकेंड। हाँ देखिए, अब मैं आपको एक नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल देती हूँ। नल मतलब कि कुछ प्रभाव ना पड़ना या रद्द करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि जो बच्चे कोचिंग करते हैं या फिर जो रोज ऑनलाइन क्लास में आते हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है या उसमें अंतर आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को बोलूं, मैंने बोला था अभी आप लोग को कि जो बच्चे क्लास में आए थे और जो नहीं आए थे उनकी कॉपी देख के मुझे पता चल गया कौन कितना पढ़ के आया, ठीक है। तो वैसे ही है, कोचिंग में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार होता है। ये मैंने एक धारणा बना ली, ठीक है। क्या बनाई मैंने? ये एक धारणा, ठीक है। लेकिन जब मैं नल हाइपोथेसिस की बात करूं यहाँ पर, तो कोचिंग के पहले और कोचिंग के बाद दोनों में बच्चों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये नल हाइपोथेसिस कहलाया। कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। ठीक है। लेकिन जो हमारा रिसर्च है वो क्या करता है? मैंने बोल तो दिया, लेकिन रिसर्च क्या करती है? उसको एक एग्जैक्ट प्रूफ चाहिए होता है, वो फैक्ट पे ध्यान देता है। तो वो क्या करता है, मैंने ऐसा बोल दिया कि देखिए 3 बच्चे हैं, मैंने तीनों बच्चों को कोचिंग कराई, बट ये तीनों बच्चे जो हैं बिल्कुल भी इनके ऊपर अंतर नहीं आ रहा है। उनके पेरेंट्स का ये मानना है कि देखिए मैम पढ़ा रही है फिर भी कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन अब मुझे ये चीज डिस्क्राइब करना है उनको। तो मैं क्या करूंगी? मैं एक रिसर्च करूंगी, ठीक है। मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, फैक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जो हमारे जितना एग्जाम था उसके पहले का, ठीक है, और उसके बाद का दोनों डेटा कलेक्ट कर लूंगी बच्चों का। मतलब कोचिंग के पहले उनकी परफॉर्मेंस कितनी थी और कोचिंग के बाद कितनी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। यह अब कल्पना के कथन को एक्सेप्ट व रिजेक्ट कर सकता है और हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए इसको मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो मैंने अभी बिना किसी प्रूफ के बोल दिया कि कुछ अंतर नहीं पड़ा। पेरेंट्स आए, उनने बोला देखिए भाई मैं कोचिंग करा रही थी अपने बच्चों को लेकिन उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मैंने अपनी नल हाइपोथेसिस दे दी, ठीक है। लेकिन अब मुझे इसको प्रूफ करना है, तो मैंने क्या किया, कोचिंग के पहले और कोचिंग के बाद बच्चों के डेटा ले लिए। अब मुझे पता चला नहीं भाई, जो है कोचिंग करने से थोड़ा अंतर तो आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस उपकल्पना को या तो एक्सेप्ट किया, या अगर अंतर आ रहा है तो, या फिर रिजेक्ट किया, ठीक है। और हम निष्कर्ष पर पहुंचे। तो यदि हम शून्य परिकल्पना, मतलब जब हम नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करते हैं, ठीक है, तो उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। समझ में आया? जब मैं नल को अस्वीकार की, मैंने क्या बोला कि नहीं यहाँ पर बच्चों को थोड़ा अंतर तो आ रहा है, चाहे वो एकदम माइनर डिफरेंस हो, लेकिन मैंने क्या किया, नहीं थोड़ा अंतर तो आ रहा है भाई, ये लोग थोड़ा सा पंचुअल हुए, थोड़ा सा पढ़ने लग गए। तो मैंने नल को क्या किया, यहाँ पर अस्वीकार कर दिया। उसको मैंने क्या बोला, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। समझ में आया? हाँ यस हाँ मैम। क्या समझ में आया बताइए। मैम नल हाइपोथेसिस होता है जिसपे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और उनके रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं है, मतलब ना वो अच्छा कर रहे हैं ना वो बेकार, तो वो तो हो गया नल हाइपोथेसिस। बट
अगर जब हम नल हाइपोथेसिस को स्वीकार करते हैं कि मतलब पहले का उनका डेटा निकाला, लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस और अभी रिसेंट की परफॉर्मेंस, हम इन दोनों को चेक करेंगे, तो जो भी उसका रिजल्ट निकल कर आएगा तो हम उसको अस्वीकार करेंगे नल हाइपोथेसिस को। मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ जी आपका बेटा थोड़ा बहुत पढ़ने लगा है, तो वो होगा हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। या फिर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज समझाऊं, मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है दो, ठीक है, उन वेरिएबल में अगर संबंध नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस को हम नहीं पाया जाता तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। जब संबंध नहीं पाया जाता, कोई अंतर नहीं है मान लीजिए, तो उसको हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस। जब संबंध पाया जाता है थोड़ा सा भी, ठीक है, तो अब उसको हम नल ना कह के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। समझ आया अल्टरनेटिव और नल में क्या डिफरेंस हुआ? ठीक है, नल मतलब नो इफेक्ट, अल्टरनेटिव मतलब थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ रहा है। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिसर्चर अपने रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को हमेशा डिसप्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो चाहता है कि मैंने जो नल हाइपोथेसिस बनाई है वो स्वीकार ना की जाए, अस्वीकार की जाए। ये चीज लिख लो, ठीक है। इसका नाम ही होता है रद्द परिकल्पना। इसको रद्द करने की कोशिश की जाती है रिसर्च में, ठीक है। मतलब मैंने बोल दिया कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, मैंने ये बोल तो दिया, ये मेरी नल हाइपोथेसिस है। इसको मैं क्या करूंगी, अपने रिसर्च में अस्वीकार करवाने की कोशिश करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट की ट्यूशन के बाद वो दिखे, उसमें अंतर समझ में आए, तो मैं इसको रद्द करने की कोशिश करती हूँ। एक चीज और याद रखना, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम रद्द करने की कोशिश करते हैं और अल्टरनेटिव को रद्द करने की कोशिश नहीं करते हैं। अल्टरनेटिव को स्वीकार करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब देखो आपके लिए आज का एक और होमवर्क, इसका जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, दूसरा उदाहरण जो दिया है उसको आप पढ़ के आओगे और मुझे बताओगे ये क्या होता है, ठीक है। ठीक है, जी यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कभी गलत नहीं हो सकती, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब कहती है नेक्स्ट डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। अल्टरनेटिव को बहुत से लोग बोल देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। पॉजिटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, दो चरों के मध्य में जब पॉजिटिव संबंध आता है, जैसे पुरस्कार देने से बच्चों के सीखने का उत्साह बढ़ जाता है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। निगेटिव मतलब मंडूकासन से मधुमेह कम हो, जो मैंने आप लोग को कोरिलेशनल में पढ़ाया था, पॉजिटिव और नेगेटिव ना, वैसे ही आपकी हाइपोथेसिस होती है। समझ में आया? यस मैम। ओके, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, ठीक है, कभी कभी, याद रखना, ठीक है। चलिए यस अब मैम। देखिए, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हम पढ़ने जाए तो छात्र और छात्राओं के शैक्षिक प्रदर्शन में संबंधित अध्ययन से शून्य परिकल्पना यह होगी कि छात्र छात्राओं का प्रदर्शन इससे समान है। रुक जाए, इसमें दिशात्मक उपकल्पना, एक तो हिंदी मुझे बिल्कुल बहुत हो पड़ती थी टफ। देखिए डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में क्या अंतर है, बस बेसिक्स अंतर है। डायरेक्शनल में मुझे एक डायरेक्शन पता है कि हाँ बच्चों की परफॉर्मेंस जो है, छात्र छात्राएं अधिक सक्षम है और छात्र छात्राओं में अधिक सक्षम पाया जाता है। ये मैंने क्या किया, डायरेक्शन दे दिया कि हाँ भाई ये लोग पढ़ते हैं इसलिए इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, ये होता है हमारा नॉन डायरेक्शनल। जब हमें कोई डायरेक्शन ना पता हो उसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, और जब डायरेक्शन पता हो हाँ भाई कि ये परफॉर्मेंस ये कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल। इन सब हाइपोथेसिस के टाइप में आपके लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, ये आप याद रखो बस। और इसको आप YouTube से देख के आओगे आज, और आपका ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आप याद करके आओगे। अब देखिए हाइपोथेसिस आपकी हो गई। अब मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ रिसर्च डिजाइन क्या होती है। रिसर्च डिजाइन को मैंने आपको बताया था दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए किसी को याद हो तो। ब्लूप्रिंट। है ब्लूप्रिंट, क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट। ठीक है, चलिए
तो हम रिसर्च डिजाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन का हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, लेआउट भी कहते हैं, लेआउट लिख लो, ठीक है, या फिर फ्रेमवर्क कहते हैं, या फिर सिस्टमैटिक स्टडी भी कहा जाता है। ये क्या करती है, हम इस प्रक्रिया में उपकल्पना या परिकल्पना की रूपरेखा को बनाते हैं, ठीक है, और अपने रिसर्च डिजाइन को बनाते हैं। इसमें हम कोई भी चीज का एक शॉर्ट फॉर्म को कैसे करना है वो हम लिखते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना बचपन में, आप लोग को ए से लिखने को बोला जाता है, जैसे काऊ पे ए से लिखो, ठीक है। तो आप क्या लिखते थे, काऊ होती क्या है, काऊ की विशेषताएं क्या है, गाय की विशेषताएं क्या है, ठीक है, गाय पे तथ्य क्या क्या है, ठीक है, गाय की क्या क्या, गाय से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। ये मेरा टॉपिक है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट पेज में रूपरेखा लिखी, जिसको हम आउटलाइन बोलते हैं। उसमें मैंने लिखा प्रस्तावना, फिर गाय का अर्थ परिभाषा, गाय में क्या क्या चीजें हैं, गाय से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, फिर लास्ट में उपसंहार। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपने बताइए। पहले गाय मैम के एसे का पूरा डिजाइन तैयार कर लिया। कि लेआउट अब बना मैं लिया। हाँ जिससे कि जो चेक करने वाला इंसान है उसको समझ में आ जाए कि मैं नेक्स्ट अब क्या बताने वाली हूँ, है ना। तो जी। और मुझे भी एक क्या मिल जाए, ओवरव्यू मिल जाए कि मुझे सिस्टमेटिकली क्या क्या लिखना है आगे। जैसे क्या होता है, हम लिख तो लेते हैं फिर भी अरे यार मैं तो ये लिखना भूल गई, तो हम क्या करें, एक हमने ओवरव्यू टाइप बना लिया भाई कि अब मैं ऐसा ऐसा करूंगी, ठीक है। मतलब इसको रूपरेखा तैयार करना भी बोल सकते हैं कि इसकी हाँ, रूपरेखा तैयार करना बोल सकते हैं। जैसे हम घर में शादी होती है तो हम क्या बजट बनाते हैं, भाई इतनी साड़ी लाएंगे तो हमारी जितनी मामी मामा जितनी चाची बुआ है सबको हो जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, कम इस अगर हमारे पास हमने ये बना लिया तो क्या क्या चीजें हमारे पास सेव होंगी। एक तो हमको टाइम कम लगेगा, ठीक है। फिर हमको चीजें जब पता होंगी तो श्रम भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, और पता चल जाएगा धन कहाँ कहाँ पर लगना है वो। तो हमारे उद्देश्य को हम जो करना चाहते हैं भली भांति रिसर्च डिजाइन से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, क्या क्या मेथड का यूज करना है, डेटा एनालिसिस कैसे करना है, सैंपलिंग क्या रखना है, ठीक है, ये सब हम रिसर्च डिजाइन में करते हैं। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये होती है कि रिसर्च डिजाइन करने से हमें इसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो पता चल जाती है कि हमें ये चीजें करना है, ठीक है। अब एक जो परफेक्ट रिसर्च डिजाइन होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसमें धन की बचत होती है। जैसे मैं आपको बोलूं, एक सिंपल, एक जो साइकोलॉजिस्ट थे उनने क्या बोला था, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि अभिकल्प की तुलना उन्होंने टॉर्च लाइट से की थी। टॉर्च लाइट जानते हैं आप लोग, हाँ जी। यस मैम। जी। है ना। वो क्या बोलते हैं कि एक पथिक होता है, जो राहगीर होता है, वो पथ में चलता है, उसके पास टॉर्च लाइट होती है। तो वो क्या करती है, उसको टॉर्च लाइट क्या करती है बताइए। जब भी उसको उजाले की जरूरत हो वो बटन दबा के उजाला ले लेता है। हाँ, तो उजाला तो वो क्या करती है, पथिक को पथ प्रदान करती है कि आगे ये है, आगे गड्ढा है, वो है। तो वैसे ही रिसर्च डिजाइन रिसर्च में काम करती है, एक टॉर्च लाइट की तरह आपको पथ देती है, आपको क्या क्या करना है। समझ में आया। यस मैम। जी। ठीक है, तो ये रिसर्च डिजाइन। अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी, इसकी विशेषताएं आप पढ़ना कि शोध अध्ययन का उद्देश्य क्या, इसका क्या क्या काम होता है, ये शोध अध्ययन का उद्देश्य बताती है। प्रदत्त एकत्रित, वही जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज बता दिया उसी को एकदम हिंदी में लिखा है, ठीक है। जानकारी के स्रोत को बताती है। प्रदत्त एकत्रित करने के साधन, मतलब डेटा कलेक्शन कहाँ से करे, क्यों करे। गुणात्मक मात्रात्मक रूप से विश्लेषण करना, वही जब आपको पढ़ाई की खुशबू खुशबू का है शायद, डेटा एनालिसिस, ठीक है, कि यस कैसे मैम। कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप लोग को रिसर्च डिजाइन के थ्रू पता चलता है। अब इसके लाभ क्या क्या है, ये अनुसंधान के कार्य को कुशल बनाता है। इससे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया, जैसे कि समय बचता है, हमारा टाइम बचता है, ठीक है। यह अभिकल्प अनुसंधान में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर मान लीजिए मुझे पता चल गया, मैंने क्या बनाया, अभी रिसर्च डिजाइन बनाया कि टाइम ये लगेगा, इतना इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे पता चला कि जैसे अभी किसी ने बोला था, किरण ने, कि मैं 3 तारीख को प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगी। मान लीजिए मैं डेट नहीं लिखती, आप लोग को डायरेक्ट बोल देती आपको ये टॉपिक पे बनाना है, तो ना ही मुझे पता चलता ना आपको पता चलता। तो मैंने क्या किया, एक डेट बना लिया और मैंने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कर दी, किरण की जगह किसको डाल दिया, शशि किरण को डाल दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कर ली। वैसे ही रिसर्च डिजाइन जब हम बनाते हैं तो हम रिसर्च में क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है।
और इसमें पूर्वाग्रह की संभावना कम रहती है। पूर्वाग्रह की संभावना कम रहती है मतलब हम कोई भी चीज को जो बोलते हैं, जो हमने किया है, मतलब जो गलतियां हैं, उनकी संभावना कम रहती, ठीक है। विश्वसनीयता बनी रहती है। आप देखिए इसमें क्या है, स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडीज अब आती हैं, जो मैंने आपको टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ाई थी ना, याद है आप लोगों को? हेलो, जी यस हाँ मैम। यस मैम। है ना? यस टाइप ऑफ मैम। रिसर्च पढ़ाई थी, उसमें जो टाइप ऑफ रिसर्च थी उनको भी रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। क्यों बोला जाता है? मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उपयोग करूंगी मैं। आपको उससे क्या समझ में आया बताइए? कि मैंने बोला, आपको रिसर्चर ने पूछा आपकी रिसर्च डिजाइन क्या है, मैंने क्या बोल दिया? डिस्क्रिप्टिव है। मैम इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव मतलब कि आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है उसको, पूरा अच्छे से समझाया एक पॉइंट कि डीपली। मैं क्या क्या समझाऊंगी। मेरा अनुसंधान, मेरी रिसर्च ऐसी होगी जिसमें मैं अपने चीजों को थ्योरी के रूप में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। क्या करूंगी? थ्योरी के रूप में समझाने की कोशिश करूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बताया उनको, ठीक है। अपने तो वो जो टाइप मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसर्च डिजाइन, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें शायद नीचे नहीं दिया है, मैं एक सेकंड बता, हाँ दिया है, चलिए ठीक है। अब देखिए, तो जो मैंने आपको नहीं बताया है वहां पर, वो और डिजाइन में आपको बताया, तो ये भी रिसर्च के टाइप ही कहलाएंगे, टाइप में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अनुसंधान अवधि के दौरान संपर्कों की संख्या के आधार पर, मतलब स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, उसके आधार पर स्टडी डिजाइन दो तरीके की होती है। रिसर्च टाइप भी बोल सकते हैं इनको। दो तरीके की स्टडी डिजाइन कौन कौन सी होती है आपकी? पार अनुभाविक अभिकल्प, मैंने आप लोग को उस दिन ये एग्जाम्पल बताया भी था। किसी को याद है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, बताइए, याद है? स्टडीज में जैसे टाइम टेकिंग है ये बहुत ज्यादा, हाँ मतलब आप इसको हाँ लॉन्ग टाइम में इसका डाटा निकाल सकते हैं। आपको अगर जाएंगे तो आपको डाटा लॉन्ग टाइम के लिए लेना पड़ेगा तब। और दूसरा जो है, आप कौन सा बोल रहे हैं मैम? क्वार्क बोला क्या? क्रॉस सेक्शनल, हाँ, क्रॉस क्रॉस सेक्शनल। सेक्शनल, हाँ क्रॉस सेक्शनल में मैम जैसे कि अगर डाटा कलेक्शन करेंगे तो उसमें ऑर्बिट्री रहता है, यानी कि पॉज दे दे के करते, शायद कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा ठीक है। है। चलिए मैं पॉज बताती हूँ वगैरह आपको। हाँ। देखिए इसके नाम से लिखा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है, पार अनुभाविक। तो इस प्रकार के अनुसंधान में डेटा को हम केवल एक बार एकत्र करते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए 10th के बच्चों का, ठीक है। तो मैं अलग अलग हर स्टेट का एग्जाम नहीं कराऊंगी, एक साथ हर 10th के बच्चों का स्टेट एग्जाम होते हैं, मुझे 10th के बच्चों को। तो इसमें क्या किया जाता है, डेटा एक बार कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक बार ही डेटा कलेक्ट करते हैं। बाकी सभी डिजाइन में हम बार बार भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक साथ कई ग्रुप्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है, फिर उनसे हम रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको? जैसे कि कोरोना पे हमें देखना है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में कितने स्टेट, सॉरी कितने सारे डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ठीक है। सिंगल सिंगल नहीं जाएंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट का एक साथ मैं कोरोना का प्रिवेलेंस निकालूंगी कि कितना आया, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया कोरोना वाला, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक साथ डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। या फिर मैं आपसे बोलूं, सूर्य नमस्कार का प्रभाव 10 वर्ष के बच्चों में होता है, ठीक है, क्या होता है। तो मैं 10 वर्ष के जितने बच्चे होंगे, ठीक है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, चाहे वो इंडियन हो अमेरिकन हो, अलग अलग ग्रुप है ना, ये सारे अलग अलग ग्रुप है कि एक ही ग्रुप है बताइए? अलग अलग ग्रुप है। अलग 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 है। अलग अलग ग्रुप है, लेकिन मैंने इन सबको एक साथ, मैंने क्या किया, ऑनलाइन अपना यहाँ से कंडक्ट कराया। मैंने बोला 10 साल के जितने बच्चे हैं सब सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है। मैंने ऑनलाइन अपनी लिंक भेज दी, लड़कों को भी लड़कियों को, तो जितने लड़के हैं जितनी लड़कियां हैं, इंडियन है अमेरिकन है, ठीक है, ट्रांसजेंडर से जितने अलग अलग ग्रुप के हैं, लेकिन इन सब में मैंने एक साथ अध्ययन कर लिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी मतलब यही होता है, सेम टाइम पे डिफरेंट ग्रुप में एक साथ करना और एक बार डेटा कलेक्ट करने को हम बोलते हैं
क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और ये सबसे बेस्टेस्ट रिसर्च मानी जाती है। ठीक है, इसमें आपकी मेहनत तो ज्यादा होती है क्योंकि आपको एक साथ सबको भेजना है, ठीक है, और धन भी आपका अधिक खर्च होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिलायबल भी यही होती है। ठीक है, विश्वसनीय यही मानी जाती है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ रिसर्च में इसका उपयोग किया, सर्वे में इसका उपयोग किया जाता है। सर्वे में हम क्या करते हैं, जनसंख्या 18 साल के ऊपर कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हम जनसंख्या काउंट कराने जाते हैं। तो सर्वे रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, समझ में हाँ आया जी। ये वाली रिसर्च हाँ क्या हाँ होती जी, है? आ गया। क्रॉस सेक्शनल का मतलब समझ में आया ना, कि हाँ ग्रुप ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे, समय एक होगा, और डेटा एक बार कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, मैं इसको डायग्राम से कल समझाऊंगी। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मतलब क्या होता है, इस प्रकार के अनुसंधान में चयनित प्रतिदर्श इकाइयों की जानकारी एक से अधिक बार एकत्र की जाती है। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लॉन्ग मतलब रिसर्च ऐसी होगी जिसमें आपको बार बार डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इंसान या ग्रुप केवल सिंगल एक ग्रुप होगा या एक इंसान होगा। जैसे कि मैं केस स्टडी करती हूँ किसी पे, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक साल मैंने उसके 5 साल से स्टार्ट किया कि 5 साल से उसका बिहेवियर कैसा, 50 साल तक मैं उसी इंसान पर स्टडी करती रही। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम बार बार डेटा कलेक्ट करते हैं, ये टाइम ज्यादा लेती है, ये हम मैक्सिमम एक सिंगल पर्सन पे करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इसमें आपकी केस स्टडी आ सकती है, इसका एग्जांपल केस स्टडी रिसर्च हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? यस मैम, आ ठीक गया। है, हाँ, इसका एग्जाम्पल पढ़ के आना, मैं इसको आपको उससे भी समझा दूंगी। ठीक है, अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है, आप उसको ये एग्जाम्पल लिख लो और उसको पढ़ के आना। ठीक है, मार्स मेलो का एक एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पे, कोहर्ट, और एक है 1970 में कोहर्ट स्टडी की गई थी, वो भी याद रखो। 2 लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हैं। आपको मैंने अभी तक 3 होमवर्क दिए हैं भाई। हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल देख के आना है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में से आपको देख के आना है उसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल का एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल देख के आओगे। अब देखो, नेक्स्ट होता है आपका रिसर्च डिजाइन के टाइप, बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड, पीरियड के अकॉर्डिंग। कौन से पीरियड, पहला वाला जो था वो नाम से ही समझ में आया, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब समझ में आया। क्रॉस सेक्शनल में हमारे पास लोग ज्यादा हैं और लॉन्गिट्यूडनल में लोग एक है, आया समझ में। क्रॉस सेक्शनल में हमारे पास टाइम सिंगल है, लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्ग टाइम लेते हैं हम। दोनों में 2 डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताइए? एक में समय कम लगते हैं और एक में समय ज्यादा, तो लॉन्ग में समय ज्यादा लगते हैं और क्रॉस में हाँ समय कम। ठीक मैं है, बताऊं? लॉन्ग में, हाँ बताइए। हाँ क्रॉस में एक बारी एक ही समय में करना है हम्म, और वो ग्रुप में कर सकते हैं, एक से ज्यादा मतलब ग्रुप में करते हैं, और एक ही लोग करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में है ना, हम्म, ठीक है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में एक लोग ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट, ठीक है, कहाँ गया, रिसर्च डिजाइन में 2 होती है, रेट्रोएक्टिव होती है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। रेट्रो मतलब होता है पहले, ठीक है, यह अतीत में हुई किसी घटना या स्थिति से संबंधित। जब हम क्या करते हैं, पुराने चीजों में जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। ठीक है, या रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन। जब हम पीछे की चीजों में चले जाते हैं, जैसे कि मुझे, मान लीजिए मुझे माइग्रेन है ना, तो मैं क्या की, मेरे पास डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मुझे क्या बोला कि आपकी फैमिली हिस्ट्री बताइए, आपकी फैमिली में किसी को ये दिक्कत थी क्या, या मेडिकल, आप बचपन में बहुत परेशानी में रहती थी क्या, आपको किसी प्रकार का धोखा हुआ है क्या, आपको कुछ स्ट्रेस था क्या। वो क्या करते हैं, मुझे पिछले चीजों पे लेके जाते हैं, है ना। मेडिकल रिकॉर्ड्स में ज्यादा यूज होती है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जहां हम अतीत की घटना में जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। हाँ, ठीक है। अब आता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में हम जब भविष्य की घटनाओं में जाते हैं, ठीक है, भविष्य की चीजों में जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। इसमें क्या करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं
और कंपेयर करते हैं बहुत सारी चीजों को, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर के चांसेस देखने के लिए प्रोस्पेक्टिव स्टडी की जाती है। ठीक है, आया समझ में इतना? हाँ। यस अब मैम। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टडी डिजाइन, बेसिक नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन के बेस पे दो होती है, जो हो गई आपकी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटल, याद है एक्सपेरिमेंटल? याद है यस मैम। यस एक्सपेरिमेंटल मैम। रिसर्च डिजाइन? ठीक है, वही चीज है यहाँ पर, आपको बस इतना याद रखना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में दो ग्रुप होते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और रिसर्च ग्रुप होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। अब देखिए, आता है रेंडमाइजेशन। ठीक है, रेंडमाइजेशन एक तरीके का हमको डेटा कलेक्ट करने का तरीका बताया गया है। ठीक है, कि हम कैसे करें। तो आकस्मिकरण के द्वारा शोधकर्ता न्यायाधीश के चयन में या शोध प्रक्रिया के दौरान पूर्वाग्रह की त्रुटि से बचता है। ये तो छोड़ ही दो, मुझे लगता है आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ज्यादा हुआ तो आप इसको पढ़ के आना, नहीं तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, तो ये छोड़ दो अभी आप रेंडमाइजेशन। अब आप जाओ नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ा दिया था कौन सा एक्सपेरिमेंटल, उसमें दो ग्रुप होते हैं हमारे पास और दो वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल मतलब जहां पर एक्सपेरिमेंट क्या है, नहीं होगा या होता। नहीं होगा? नहीं होता। नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्शन रिसर्च आती है आपकी काम। अब बताइए क्यों एक्शन रिसर्च काम में आए, जल्दी से। बिना एक्सपेरिमेंट करके उधर काम करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। तुरंत एक्शन लेते हैं। अब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टाइम लगेगा, है ना? तो हम इसमें क्या करते हैं, तात्कालिक समाधान करते हैं। इसीलिए इसमें हम रिसर्च नहीं, कभी कभी एक्शन को एक्सपेरिमेंटल माना जाता है। अब आप मुझसे बोलो कि मैम आपने तो अप्लाइड में पढ़ाया था इसको, तो फिर एक्शन रिसर्च तो एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। देखिए, हम एक क्राइटेरिया देख के कभी भी चीजों को नहीं करते हैं। ठीक है, आपको हर क्राइटेरिया देखना है। तो हम इसका तुरंत सॉल्यूशन देते हैं चीजों का। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षक द्वारा कक्षा की समस्याओं का उजागर करना है, फिर कक्षा में सुधार करना है। तो अब प्रैक्टिकल थोड़ी करके देखेंगे भैया, है ना? एक्शन रिसर्च मैंने आपको बता दिया, इतना याद रखना कि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और किसके अंतर्गत है? ये अप्लाइड के अंतर्गत है। अप्लाइड आप एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो। ठीक है, आया समझ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको कोहर्ट स्टडी बोला था पढ़ के आने के लिए, वो आ ही गई। कोहर्ट स्टडी लॉन्गिट्यूडनल का ही, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह मुख्यतः एक प्रकार का चिकित्सा अनुसंधान है, मेडिकल से, जो रोग के कारणों की जांच करता है, जोखिम कारण क्या है। ठीक है, तो 1980 में जन्मे वैवाहिक व्यक्तियों की तलाक की दर कितनी है। जैसे इसमें क्या होता है, कोहर्ट स्टडी में मैंने आपको बताया ना कि ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, मैं इस पे कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं करती हूँ चीजों पे। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि रोग का कारण क्या है, इसकी जांच क्या है। तो मतलब कोहर्ट स्टडी आप इतना याद रखो, इसमें हम एक्सपेरिमेंटल नहीं करते, नॉन एक्सपेरिमेंटल है। ये किसके अंतर्गत आता है? लॉन्गिट्यूडनल। अब आता है आपका प्लेसिबो कंट्रोल। प्लेसिबो कंट्रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, ओपन लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो, अब मैं आप लोग का एक लेक्चर लूंगी बहुत कुछ दिन, जब हमें टाइम मिलेगा तब, वो मैं आपको कौन सी एक्सपेरिमेंटल होती है, कैसे नहीं होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको एक वीडियो से बढ़िया से बताऊंगी और एक डायग्राम से। ठीक है, तो ये अभी आप छोड़ दो, इतना हो गया आपका। अब आपको यहाँ से डेवलपिंग डेटा कलेक्शन से पढ़ाना शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से जो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो किसका है भाई, किसको बोला था मैंने, ये भूल गई मैं। अंकिता, अंकिता आपको बोला था ना? हाँ, अंकिता पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये पढ़ाएंगी, और नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी आपको। ठीक है, आया समझ में इतना? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस और नॉट? बोलिए भैया, आवाज आ रही है मेरी? यस नहीं मैम, मैम। अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है, पढ़िए इसको। तो क्योंकि नई चीजें हैं और आप लोग बहुत दिन बाद भी क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा पढ़िए और याद रखिएगा क्या क्या पढ़ के आने को बोला है मैंने आपको। क्या बोला है? हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल,
मार्शमैलो हाँ का एग्जांपल और कॉटहार्ट स्टडी का एग्जांपल। कोहर्ट स्टडी, ठीक है। कोहर्ट स्टडी क्या होती है वो पढ़ना आपको। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल का वीडियो देख के आओगे आप, ठीक है, ये दोनों क्या होती है, ठीक है। तो इतना था आपका, इतना पढ़ के आइए, अपना टॉपिक अच्छे से तैयार करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, अंकिता पढ़ाएंगी, और जो है उनके जिनका उनके बाद नंबर है वो सब पढ़ाइएगा, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, नल हाइपोथेसिस अस्वीकार होता है और ये है अल्टरनेटिव स्वीकार होता है। हाँ हाँ, वो अस्वीकार होती है। होता नहीं है, रिसर्चर करना चाहता है ऐसा कि मेरी नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर दिया जाए। जब इसको अस्वीकार करेंगे तब वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव रिसर्च कर सकता है, ठीक है। इसलिए वो चाहता है कि इसको रद्द कर दिया जाए, ठीक है। ओके, चलिए। तो जैसे कि कॉफी का हाइट पे इफेक्ट है ना, कॉफी पीने से हाइट पर अंतर पड़ता है, ये उसने रिसर्च बनाई, ठीक है। अब ये क्या हुई, मैंने देखा इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये क्या हो गई, नल हो गई। तो मैंने क्या किया, उसकी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने उसको रिजेक्ट किया मतलब उसने अपनी स्टडी सिग्निफिकेंस किया, उसने सही स्टडी करके दी है। आया समझ में? तो ये होता है आपका नल हाइपोथेसिस, ठीक है। इतना हो गया, और कोई दिक्कत तो नहीं? प्रेरणा अपना प्रेरणा वो बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास परसों पढ़ेंगे, तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़ के आइए। 1 नंबर आपको, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। अभी तो नहीं, 21 से है ना, ठीक है।